पढ़े हो आज सब? पहले से पढ़ के आए हो सारे टॉपिक? हिस्ट्री याद नहीं है, वो बहुत लेंदी है वो वाला पोर्शन। हाँ, राजवंश वगैरह उसके अंदर अपने को यही है कि बार बार रीडिंग अपने को लगानी है राजवंश वाले चैप्टर में। और जो अपने राजा अपने यहाँ पे ज़्यादा मतलब मैं नाम जिनका बताऊंगी आपको भी पता ही होगा कि वो फेमस राजा लोग हैं अपने, है ना, उनको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छे से प्रिपेयर करने का मतलब है कि उस पर 10 नंबर का एक आंसर अपने को रेडी करना है। जैसे मेवाड़ में कुंभा को बार बार वो पूछते हैं, और बीकानेर के राजाओं में फेवरेट उनके राजा राय सिंह जी और अनूप सिंह जी, और हाँ बीकानेर का था। और अपने जो जयपुर के राजा है उसमें सवाई जय सिंह जी सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो लोग, इस तरीके से। तो कल का पढ़ा हुआ याद है क्या आप लोगों को सारा? याद है कल वाला? कल टेस्ट दिया था, ठीक था? आपने तो नहीं दिया था, घर पे दिया? हाँ आपने दिया था, हो गया था पूरा टाइम पे? टाइम पे हुआ था आपका? किसका? हाँ उसका 1 ही घंटा था, मतलब कम लगा ज़्यादा लगा, क्या लगा? अच्छा लगा। ठीक है, तो आज मतलब जो आप लोग नए हो, आपका मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम? आपका भी हिंदी मीडियम फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? आपका थर्ड अटेम्प्ट है, ठीक है। तो आपको तो बेसिक आइडिया ही है ही। जो फिर भी अपने यहाँ पे अभी मैं बता देती हूँ, आप लोग आज ही आए हो, कि अपने यहाँ पे क्या करते हैं कि टॉपिक मैं एक दिन पहले भिजवा देती हूँ 3, आपको वो 3 टॉपिक याद करके आने, रट के आने अपने जो भी सोर्स है उससे, ठीक है। फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस कैसे करेंगे कि आप तो याद करके आए हो, आप बताओगे मैंने ये याद किया है, फिर मैं रैंडमली कुछ भी पूछ लूंगी उसमें से, तो आपको वो पूरा बताना है, मतलब लगना चाहिए यहाँ पे कि रट के आए हो आप लोग। और उस टॉपिक को हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखते रहेंगे, ताकि सबको कुछ अलग पॉइंट हो तो वो उसमें से पिक कर ले। फिर जब पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उनका टेस्ट दूंगी मैं, और वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये चीज़ है। तो कल का जो टॉपिक था उसमें क्या क्या हो गया था अपने लोगों का? पॉलिटी के अंदर हो गया था संविधान का निर्माण, विशेषताएं और मूल ढांचा और संविधान संशोधन, ये एक टॉपिक उसमें खत्म हो गया था। और जो एथिक्स था उसके अंदर था नॉर्मल एथिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो, वैल्यूज़, और जो महापुरुष हैं, समाज सुधारक है, और जो और लीडर्स हैं, प्रशासक है, उनसे हम क्या सीखते हैं, वो चीज़ थी। और जो राजस्थान है उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है अपना, कि 18th सेंचुरी से लेकर अभी तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो मैं अभी मान के चल रही हूँ कि उसमें आपको याद है 3 टॉपिक, आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट, तो आप लोग प्रिपेयर हो क्या कल वाले? देखो अपने को पीछे नहीं रहना है, उसको कंप्लीट करना है। चलो आपने कल नहीं पढ़ा होगा तो कल रात को पढ़ते, सुबह पढ़ते, मतलब वो चीज़ अपने को बैकलॉग नहीं रखना है। इसका पहला टॉपिक पॉलिटी से उठाती हूँ मैं ना, ताकि जल्दी हो जाए, राजस्थान ले ली तो फिर बाकी सब छूट जाएंगे। तो ऑलरेडी पॉलिटी में आज के अपने 2 टॉपिक्स थे, एक तो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, और दूसरा टॉपिक कौन सा था अपना? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 2 टॉपिक्स है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसमें, उसको क्लीन कर। इसके अपने बात करते हैं इसके अंदर कि प्रस्तावना जो होती है, सबसे पहले आप लोग बताओ कि प्रीवियस ईयर को अगर आपने देखा, प्रीवियस ईयर देखे हैं आपने क्वेश्चन पॉलिटी के? प्रीवियस ईयर को अपनों ने देखा होगा, हाँ। प्रीवियस ईयर को अगर आपने देखा होगा, 2 नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चन प्रस्तावना से बन सकते हैं? आप भी ऑनलाइन वाले बताओ मैसेज करके, मतलब जो भी है चैट मेरे को यहाँ पे दिख रही है, कि प्रीवियस ईयर के अंदर से आपने देखे हैं वैसे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं 2 मार्क्स में, आप बताओ। ठीक है, आपने पहला पॉइंट बताया है कि ये प्रियम्बल का मैं बात कर रही हूँ। संविधान का उद्देश्य यानी जो अपना ऑब्जेक्टिव है, संविधान का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, हम भारत के लोग, ठीक है। हाँ, संप्रभुता मतलब जो जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, तो अपने बात कर लेते हैं उन कीवर्ड्स के बारे में। किसी को याद है पूरी प्रियम्बल एकदम? फर्स्ट अटेम्प्ट वालों में बताओ, इनको तो पक्का होगी, प्री पहली बार दिया इन्होंने, है ना। आप बताओ चलो, आपको प्रियम्बल याद नहीं है? इनको प्रियम्बल याद करवाओ आज आप लोग, चलो कुछ तो याद होगा। नहीं देखो, अपने को लैंग्वेज वो याद नहीं करनी कि हम भारत लोग, मतलब कीवर्ड्स, बाकी पॉइंट्स याद करने हैं ना, क्योंकि वहां पे ऐसे नहीं बोलेंगे प्रियम्बल लिख के बताओ, वहां पे हमें कीवर्ड यानी जैसे हम भारत के लोग आपने बताया। ऑनलाइन वाले मेरे को आपके मैसेज ही नहीं दिख रहे हैं, है ना। हाँ, जैसे संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य, वो सब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। हम भारत के लोग पहला कीवर्ड हो गया। दूसरा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, संप्रभु लिख दूं, यानी सोवरेनिटी बोलते हैं जिसको अंग्रेजी के अंदर। इंग्लिश मीडियम में है कोई यहाँ पे, ऑनलाइन में है, उनके लिए मैं बोल के बता दूंगी, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व, आगे और समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ ना। अब 2 मार्क्स में अगर किसी को उठाना होगा प्रियम्बल में, तो वो सिर्फ ये शब्द लिख देंगे, जैसे संप्रभुता लिख देंगे, संप्रभुत्व या संप्रभुता, सोवरेनिटी, या समाजवादी लिख देंगे, या पंथ निरपेक्ष, या लोकतांत्रिक, या गणराज्य। इनमें अपने को बस मतलब बताना है ना। तो 2 मार्क्स में अपने पास ज्यादा क्रिएटिविटी तो होगी नहीं, जो जो मतलब है सीधा सीधा अपने को मतलब बताना है। आप बताओ गणराज्य का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। हाँ, जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी जो राज्य के जो भी मुखिया हैं, वो जो है वंशानुगत नहीं होंगे, मोनार्की नहीं होगी, मतलब अपने इंडिया के अंदर। इसलिए हमने ये जो है गणराज्य को उठाया। तो ये 2 मार्क्स के अंदर सिर्फ अपने को इतना लिखना है। अगर आपको कोई आर्टिकल याद आ रहा है जो गणराज्य से रिलेटेड है, तो आप लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, वो हम इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और अगर आपका ज्यादा मन हो रहा है तो वो प्रणाली भी बता दो, बाकी उसका मतलब नहीं है। बस आप ये लिख दो, हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति है, और वो इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट होते हैं। तो ये 2 मार्क्स में हमने इसको प्रिपेयर कर लिया गणराज्य को। ठीक है, क्वेश्चन में 2 मार्क्स में ये सिर्फ लिखा हुआ है गणराज्य। गणराज्य के अंदर सबसे पहले गणराज्य की परिभाषा, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप बताओ, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे गणराज्य के? 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया है गणराज्य का। ऑनलाइन वालों, आपका मेरे को कोई भी मैसेज या तो आ नहीं रहा है या दिख नहीं रहा है, आप एक बार कॉल करो मैनेजमेंट को। हाँ, आप बोलो। हाँ, हम्म। हाँ, मतलब बस वो दो थी, और उसके बाद में हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे भारत के जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो प्रेसिडेंट है, और वो जो है ये गणराज्य को दिखाता है। ठीक है, और जी हाँ, बोलिए। हम्म हम्म। हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ, बट मतलब ये जो आप तानाशाही वर्ड अपने बोल रहे हैं, तो जैसे ब्रिटेन में तो मोनार्की है, तो वहाँ तानाशाही तो नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली नेगेटिव लगा। मतलब गणराज्य का मतलब हमेशा तानाशाही नहीं हो सकता। जैसे ब्रिटेन में तो वो सिर्फ एक मोहर लगाने का, हाँ मतलब लगा सकते हैं कि ये मतलब मोर डेमोक्रेटिक वे के अंदर वो लगाता है, मतलब लोकतांत्रिक जो चीज़ है उसको बढ़ाता है। इसको हम लिख सकते हैं। बट 2 मार्क्स में मेरे हिसाब से मोर देन इनफ था। बाकी आप अगर लिखना चाहो तो वो तो आपका टाइम और आपकी समझ है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? अगर 2 मार्क्स में लोकतंत्र लिखा हुआ आ गया तो हम क्या लिखेंगे? हम्म, जनता के हाथ में है, जो पावर है वो जनता के हाथ में है, और जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा। हाँ, ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया कि हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन है हम भारत के लोग, यानी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसको पावर कहाँ से मिल रही है? तो हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से मिल रही है। आज ऑनलाइन में मेरे को ये, हाँ हेलो हेलो दिख गया, ठीक है। फिर अभी ऑनलाइन वाले बताओ, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर का मतलब क्या होता है? और अब सेक्युलरिज्म के अंदर हमें हमारे पास ये थोड़ी सी जगह होगी कि हम आर्टिकल लिख सकते हैं इसके अंदर। आप लोग बताओ कौन से आर्टिकल है सेक्युलरिज्म से रिलेटेड? ऑनलाइन वाले भी लिखो हेलो के अलावा कुछ। ठीक है, सेक्युलरिज्म के अंदर आर्टिकल 25 से 28 किस में आते हैं? 25 से 28 फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, है ना। और कौन सा लिख सकते हैं? 44 लिख सकते हैं डीपीएसपी के अंदर। आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, यानी हम सभी धर्मों को बराबर लेके आ रहे हैं। तो ये दो बहुत होंगे 2 मार्क्स के हिसाब से। और पंथ निरपेक्ष की परिभाषा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑनलाइन वालों पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म की परिभाषा लिखो, टाइप करो, आप लोग बोलो। पहली चीज तो है, जो पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सभी धर्मों को हमें समान मानना है। ठीक है, और राज्य का कोई धर्म नहीं है, अपने इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य जो है धार्मिक मामलों में वैसे तो हस्तक्षेप नहीं करेगा, बट अगर कोई बेटरमेंट करना है, इंडिया का सेक्युलरिज्म है ये, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। हाँ, कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा सा हम डिफरेंट है। एक सेकेंड, मेरे को चैट नहीं दिख रही है। ठीक है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से कैसे हम डिफरेंट है? जो पाश्चात्य जो पंथ निरपेक्षता है, वो लोग धर्म से कोई लेना देना उनका नहीं है, मतलब पूरी तरह से अलग है, वो उत्थान भी नहीं करेंगे धर्म का। लेकिन हम लोग यहाँ पे हज पे सब्सिडी देते हैं, जैसे राम मंदिर बना है वैसे मंदिर बनता है, और भी हजार, जैसे जियो पारसी हमने एक स्कीम निकाली थी, जो पारसियों मतलब पारसी लोग कम हो रहे हैं, वो स्पेसिफिकली हमने एक धर्म को टारगेट करके एक स्कीम निकाली थी। तो जहाँ पे भी मतलब धर्म की उत्थान की बात आएगी या कोई कुरीति को हटाने की बात आएगी, तो फिर स्टेट अपना इंटरफेयर करेगा। ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, सकारात्मक सेक्युलरिज्म इंडिया का। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हाँ ठीक है, इन्होंने भी ये लिखा है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, दीपक ने लिखा है भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता अपनाई गई, यानी इनको भी ये याद है, भारत के संदर्भ में सभी धर्म, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ये सुरेंद्र ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। आर्टिकल भी इन्होंने मेंशन किया जी। हाँ, मतलब वो तो इसमें आ गया जब आपने आर्टिकल लिख दिया, क्योंकि 2 मार्क्स में हम पूरा नहीं लिखेंगे, आर्टिकल लिख दिया मतलब हमने बता दिया, मुझे पता है। हाँ, मतलब ये हमें मेंशन नहीं करना है।
मतलब ये नॉलेज हमें शो ही नहीं, हमें बहुत बेसिक, बहुत क्रिस्प नॉलेज उनको देना है, जो मतलब अक्सर किताबों की हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में होता है ना, उतना ही हमें आना चाहिए। उसके अंदर अखबारों की बातें हमें नहीं लिखनी बिल्कुल, है ना, इसलिए हमें टू द पॉइंट काम करना है। ठीक है, कोटेशन अपने 10 मार्क्स में लिख सकते हैं, और कोटेशन भी कैसे लिखना है, जो स्टैंडर्ड बुक्स में दी हुई है, जैसे और या फिर एथिक्स में तो हम लिख सकते हैं, जैसे भी अपने को पता है, यहाँ पे किसी ने पूछा ऑनलाइन वालों को नहीं पता तो कि हम कोटेशन लिख सकते हैं, 2 मार्क में स्कोप ही नहीं है अपने पास कोटेशन लिखने का, फायदा भी नहीं है, 5 मार्क में भी नहीं है हमारे पास, 10 मार्क्स में है, वहां पे भी जहां जहां हमें लगता है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद ने अगर कुछ कहा हो संविधान के बारे में, हाँ बिल्कुल, अगर हमारे संविधान से या हमारे टॉपिक से रिलेट हो रहा है तो हम लिखेंगे। जैसे राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था कि जो संविधान है वो एक मतलब सिर्फ नॉर्मल सी किताब रह जाएगा अगर हम लोग उसको मानेंगे ही नहीं, लोग उसको पाने का प्रयास करेंगे नहीं, तो इस टाइप के जो कोटेशंस है वो अपने को लिखने हैं, अगर रिलेटेड है तो, वरना फायदा नहीं है कोई, मतलब लिख देंगे अपन, कॉपी भर जाएगी, पेज भर जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई वैसे जैसे B.R. अम्बेडकर ने कहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिस्कशन के दौरान फंडामेंटल राइट्स को लेकर या डीपीएसपी को लेकर, वो जरूर वहां पे कोट करना है, क्योंकि उसमें प्री में भी बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो कोटेशन लिख देते हैं और फिर पूछते हैं ये किसने कहा है, किसके लिए कहा है। हाँ, बाकी में फायदा नहीं है ना, लिख भी देंगे तो फायदा क्या है, क्योंकि कोटेशन तो डायरेक्ट पूछेंगे नहीं वो कि ये इस पे किसने कोटेशन दिया है, और उसके अलावा क्वेश्चन बनेगा नहीं। अपने को ये भी तो थिंकिंग डेवलप करनी है कि 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षता हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, समाजवादी। समाजवादी पे पहला पॉइंट तो आपको लिखना है कि ये मूल प्रस्तावना में था ही नहीं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है, फिर अगर मूल प्रस्तावना में नहीं था तो खुद से एक पॉइंट निकल के आता है, कब जोड़ा, 42nd अमेंडमेंट, एक ही अमेंडमेंट हुआ है, अभी ऑनलाइन में किसी ने लिखा भी था, किसने लिखा था, सुरेंद्र ने लिखा था प्रस्तावना में संशोधन, तो वो एक ही संशोधन हुआ है। ठीक है, और वो हुआ था 42nd, उसमें 3 शब्द हमने जोड़े थे, कौन से जोड़े थे, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द हम लोगों ने जोड़े थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया अगर 2 मार्क्स में, से चांस कम है कि संविधान में संशोधन 2 मार्क्स में, सॉरी प्रस्तावना के अंदर, लेकिन अगर पूछ लिया तो अपने को ये याद है 42nd वाला। फिर ये लिख दिया। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है, समाजवाद सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, आज ये पढ़ के आए हैं खतरनाक, कल सबने बोला था ना इनको, मान लिया इन्होंने, थैंक यू। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ, इन्होंने बोला है कि जो उत्पादन के जो स्रोत रिसोर्सेज जो होते हैं उनके ऊपर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी मतलब वो पूंजीवाद में होता है, ये थोड़ा पूंजीवाद का है। और किसी ने ऑनलाइन में लिखा भी है कि भारत का जो समाजवाद है वो साम्यवाद से अलग है, और पूंजीवाद और साम्यवाद का थोड़ा समन्वय है, और थोड़ा हम मतलब अभी है, नहीं उसने बोला है पूंजीवाद और साम्यवाद का थोड़ा मिक्सचर लिख दिया इन्होंने, और भौतिक संसाधनों का समान वितरण इसके अंदर होता है। तो अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर अपने को भारत के संविधान में ये ढूंढना हो कि जो समाजवाद है उसका एसेंस सबसे ज्यादा कौन से पोर्शन के अंदर है, डीपीएसपी के अंदर है ना, डीपीएसपी में पूरा सोशलिज्म के ऊपर है, तो अपने यहाँ भी लिख सकते हैं कि संविधान के अंदर समाजवाद को वो प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गई है डीपीएसपी के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने लिखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये मूल संविधान में नहीं है समाजवाद वर्ड जो है, और नीति निदेशक तत्व में इधर से भी आंसर आ गया। ठीक है, सही है। हाँ मिक्सचर है, और थोड़ा लोकतंत्र वाला ज्यादा है समाजवाद, अपने फ्रीडम ज्यादा है हमारे समाजवाद के अंदर। तो समाजवाद कब जोड़ा वो हमने बता दिया, क्या होता है वो भी अपनों ने डिस्कस कर लिया, 2 मार्क्स के अंदर ये खत्म हो गया। और ये भी अपनों ने बताया कि डीपीएसपी के अंदर इसमें स्पेसिफिकली इसे अटेन करने के लिए वो व्यवस्था की गई। संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब आप बताओ मेरे को। हाँ ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसमें किसी भी बाह्य शक्ति का या कोई देश का या इंसान का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। आप लोग बताओ ऑनलाइन में कि संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सीधी सीधी सी बात है, और हम लोग जो है मतलब हमारी जो टेरिटरी वगैरह है वो भारत की अपनी, उसमें कोई इन्वेड नहीं कर सकता। उसमें हम थोड़ा सा बता सकते हैं, जैसे हमने गुट निरपेक्षता फॉलो करी है ना, या अगर हम यूएन को भी फॉलो कर रहे हैं या ब्रिक्स के भी मेंबर है तो उसका हमारे पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा कुछ भी। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर यानी हमारे बाह्य और आंतरिक जो भी मामले हैं उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना, इंडिया खुद से अपने निर्णय लेगा। आप भी बोलो थोड़ा, है ना, आपको आता है, आप सबको बताओ, अपना ज्ञान नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, और हम भारत के लोग, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हम भारत के लोग का मतलब है कि जो ये संविधान है उसको पावर है या हम लोगों से मिल रही है। तो ये 2 मार्क्स में हमने ये पॉइंट्स तो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप लोग ये चीजें कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब आगे के कीवर्ड्स बताओ, आप ही बताओ, बताओ आगे कीवर्ड्स प्रियम्बल के। नहीं, अब वो पहली लाइन तो हो गई अपनी, समाजवाद और वो सब रिपब्लिक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भारत के लोगों के लिए क्या प्राप्त कर, मतलब क्या उनको देने का प्रयास करेंगे, न्याय देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, न्याय कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक, ये 3 वर्ड जो है ना, ये अपने पूरे एग्जाम में काम आने वाले हैं, तो इनको ध्यान से अपने पढ़ें। क्या आप बताओ मुझे, तीनों बताओ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होता है? हम्म हम्म भेदभाव नहीं, ठीक है। हम्म प्राप्त करने के लिए इंश्योर किया गया है। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं इसमें? आपको नहीं नहीं, इसका सामाजिक न्याय के अंदर। हाँ हम्म ये मैं बोलने वाली थी, वंचित वर्ग का हम उत्थान करने का मिशन। हाँ, कि स्पेशल प्रोविजंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ऑनलाइन में भी बताओ क्या है, इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति। ठीक है, सामाजिक न्याय बताओ लिख के मेरे को। ठीक है, तो जो अपने डिस्कस किया आप बताओ, अभी इन दोनों ने बता दिया, आप बताओ। हाँ क्या इन्होंने यही बोला था? नहीं बोला था ना, देखो इतनी सी देर में इतना फर्क आ गया, तो वही अपनी कॉपीज के अंदर आता है फर्क, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं हम। अपने को इसमें बहुत स्पेसिफिक रहना है, मतलब जो किताब में लिखा है अपने को वही लिखना है, अपने को अपने व्यूज नहीं देने हैं, थोड़ा सा अपने को कंट्रोल रखना है। तो आप बताओ सामाजिक न्याय क्या होता है? अब देखो शब्द अपने को अब रटने हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छी आपकी कमांड इसमें, आपने बताया जो आपने बोला वो मुझे समझ में आया, क्योंकि वो बुक की लैंग्वेज थी पूरी की पूरी। इन्होंने जो लिखी है वो भी है, वो मैं बताती हूँ, है ना। समाज में किसी भी प्रकार का जाति, नस्ल या लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात, नो बकवास, बाकी कुछ ऐड नहीं करना अपने को, इसी से वो समझ जाएगा कि इसको पता है समाज में। वेरी गुड, क्या नाम इनका? दीपक नाम है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, है ना। ऑनलाइन में भी, समाज में किसी भी प्रकार का जाति, नस्ल या लिंग पे आधारित भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कब? जब भी राज्य कोई नीति बना रहा है तब। ठीक है, या फिर सीधा ये भी लिख सकते हैं कि राज्य समाज में किसी भी प्रकार का जाति, नस्ल या लिंग या जो भी अदर चीज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, हाँ वो यूज कर सकते, भेदभाव नहीं होगा। फिर आप सेकंड जो पॉइंट आपने बताया था, वंचित वर्ग जो होता है, दलित, महिला या फिर बूढ़े लोगों के लिए जो भी प्रोविजंस है, उनके उत्थान के लिए जो है विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन सब के अंदर हमने इंश्योर किया है कि सामाजिक न्याय मिले सभी। ठीक है, पक्का हो गया मेरे हिसाब से, तो लिख दोगे ना आप लोग? सामाजिक न्याय 2 नंबर में आएगा। अब ये सामाजिक न्याय हम एथिक्स में भी पढ़ेंगे, तो सामाजिक न्याय तो यही रहेगा, डेफिनेशन एज इट इज यही लिखनी है। इंटरव्यू में पूछा था मेरे से ये कि सामाजिक न्याय क्या होता है, 1 मिनट के लिए तो मैं भूल ही गई, ऐसे हो गई, आप वाला ही उत्तर दिया था मैंने। फिर उन्होंने मेरे को बोला थोड़ा आराम से, आपको आता है, टेंशन मत लो, फिर मैंने थोड़ा सा आप वाला थोड़ा सा उत्तर दिया, पर वो सेटिस्फाई उतने हुए नहीं थे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो अपने को यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है अपनों ने, उसको याद कर लो, वही लिखना है अपने को, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, फिर उसको रटते रहो। अच्छा, आप जो तैयार करके लाते हो वो आप लिख के भी ले आया करो, इतना तो अपने को आइडिया है ही कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, आपको आइडिया नहीं है, तो अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा लिख लिया करो, ताकि आप फिर उसको दोबारा प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपके ध्यान में रहेगा, है ना। आप भी लिख लेना, है ना। अब आर्थिक न्याय बताओ आप, ऑनलाइन वाले बहुत धांसू है आज, वो तो आज हिंदी मीडियम वाले उतरे हैं ऑनलाइन के अंदर। हाँ, आर्थिक न्याय का मतलब तो यही है। 19। हाँ नहीं, मैं अभी अभी जब है हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, उसमें आप बताओ आर्थिक न्याय क्या होता है। ठीक है, अब तो हम्म 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 नहीं, परिभाषा आप बताओ मेरे को एग्जैक्ट। अच्छा हाँ हाँ हम्म हम्म बट अपने को जैसे प्रस्तावना के अकॉर्डिंग, अभी तो जैसे मैं प्रस्तावना की बात कर रही हूँ, 2 मार्क्स में मेरे को लिखना है। हाँ, जो आपने बताई थी, जो अपने वो डीपीएसपी में है ना, 39 के अंदर। हाँ, इधर और इन्होंने भी ये लिखा है, धन का विकेंद्रीकरण करते हुए वित्तीय समानता स्थापित करना, यही जो अपने को ज्यादा अगर याद नहीं आ रही है, तो 39 आर्टिकल जो अपना है उसको याद करना है, कि संसाधनों का जो है समान वितरण हो और धन का संकेंद्रण नहीं हो, है ना। तो वो मेन चीज वो है, आर्थिक न्याय होता भी यही है कि सब। हाँ, ये चीज है। अब राजनीतिक न्याय क्या होता है ये बताओ, याद है?
हाँ, राजनीतिक न्याय ऑनलाइन वाले भी लिखो। अधिकार सबको, मेन यही होता है बस। हाँ, अपना जो चुनाव प्रणाली है ना, राजनीति जो होती है, आप भी बोला करो, आप बोलते नहीं हो, मैं आपको कितनी बार कल इनको बोला, आप बोल रहे हैं, आगे आगे बैठ जाओ आप। ठीक है, समय भी ज्ञान दो, मेरे को भी कम आता है थोड़ा। ठीक है, तो जो राजनीतिक न्याय है वो ये बोलता है कि एक तो व्यस्क मताधिकार है, यानी व्यस्क मताधिकार मतलब अपनों ने पॉलिटी पढ़ी है, उसमें पहले ये होता था कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी होती थी, सीमित मताधिकार होता था, लेकिन राजनीतिक न्याय जहाँ होगा वहाँ व्यस्क मताधिकार, यानी जो 18 से ऊपर हो गया, अब उसका कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ये राइट मिलेगा कि आप दे सकते हो वोट। सत्ता निर्माण में सभी का समान जो है अधिकार होना चाहिए, ये अच्छी लैंग्वेज है। यानी हम चुनाव लड़ रहे हैं या मतदान कर रहे हैं तो सब, हम किसी भी प्रकार से उनके ऊपर भेदभाव नहीं करें, एक्सेप्ट जो हमारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल हो गया 2 साल से अधिक तो उसको हम वंचित कर देंगे, वो चीज़ अलग है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो उनको हमें डिप्राइव नहीं करना है इस बात से। नेतृत्व करने नहीं, अपने को ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है। अगर हमें पॉलिटी को उठाना है ना, तो अपने को यही लैंग्वेज लिखनी है, चुनाव लड़ने और मतदान देने का अधिकार। बस इस 2 वर्ड के अलावा अगर हम लिखेंगे तो अब हम अपने एक्सप्रेशंस को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वो राजनीतिक न्याय है, इसलिए। ठीक है, तो यही पॉइंट्स हैं जो अपने को यूज करने हैं। राजनीति में सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि भाई सभी धर्म का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब वही बात होगी कि धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे मैं। हाँ, तो न्याय न्याय पे, हाँ मैं वो आपने सही बोला, मैं मिस कर रही। न्याय जो है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो प्रस्तावना में न्याय लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन या रशिया से लिया गया है, पहला पॉइंट ये। हाँ हाँ हाँ, बट वैसे इन जनरल अगर अपने बात करते हैं ना, जैसे अपने को, मैंने आपको बताया था कि अपने को बहुत डीप नॉलेज नहीं दिखाना है, क्योंकि हम उसमें खो जाते हैं। जैसे आपको, मेरे को मतलब जैसे लग रहा है, आप लोग बुरा मत मानना कि आपने शायद बहुत रिसर्च करके और चीजें अपनी बनाई हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो गया, आपका भी काफी नॉलेज है, पर अपने को दिखाना ही नहीं है वो नॉलेज। क्योंकि मतलब मैंने जैसे बताया, उनके पास एक कीवर्ड है, वो उन मतलब अपने ग्रेजुएशन के लेवल का मतलब एग्जाम है कि ग्रेजुएट हैं सारे के सारे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का तो कुछ पूछेंगे ही नहीं। उसके अंदर भी जनरल, सारी जनरल स्टडीज है, तो 10th और 12th तक का ही नॉलेज अपने को चाहिए। अब अगर हम उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जाएंगे तो हम जो मुख्य धारा जो है, जो उससे हम अलग हो जाएंगे, उनके कीवर्ड्स को हम टच नहीं कर पाएंगे, दिक्कत ये होगी। तभी मैं कह रही हूँ कि एक अच्छा मतलब सोर्स अपने को यूज, जैसे लक्ष्मीकांत है, हाँ अगर लक्ष्मीकांत में जो आप बोल रहे हो चीजें लिखी है और मुझे याद नहीं है ना, तो फिर मैं गलत हूँ, लेकिन उसके बाहर अपने को नहीं जाना, क्योंकि वो दायरा अपना वही है, एनसीईआरटी और वो। हाँ हाँ, वो थोड़ा आप ज्यादा फिलोसॉफी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा फायदा नहीं देंगे, क्योंकि एक जो राजनीति विज्ञान किसी के पास रहा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, हिस्ट्री रही है किसी के पास, विचारक वाली एक अलग वो बुक लगती होगी है ना, पूरा होता है, उसमें अपने को ये फायदा मिलता है अगर हम ऑप्शनल्स वगैरह में ये लिखते। कौन सा? हाँ, एथिक्स में, उसमें लिखो आप, उसमें आपको नंबर मिलेंगे, वहां पे वो डिमांड है तो वहां आप दो, यहाँ डिमांड नहीं है, तो जो नहीं मांगा वो क्यों देना, वो देंगे तो खुद चोट खा बैठेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा जो अभी अपने वो आया था ना, षड दर्शन में से 4 दर्शन पूछे थे, है ना, 4 दर्शन पूछे थे, पहला क्वेश्चन था, मेरे को ऐसा लगा कि मैं 5 लिख देती हूँ, ठीक है, तो मेरा 5वां, मैं थोड़ा कंफ्यूज होकर मैंने 5वां गलत लिख दिया, मेरे 4 सही थे, उन्होंने मुझे वो 5वां काट के और 1.5 मार्क्स दिया, जबकि मेरे को जरूरत नहीं थी 5 लिखने की, 4 मैंने जब सही लिख दिए थे तो मुझे क्या जरूरत थी। तो ये भी होता है वहां पे। इवन इंग्लिश में मेरे साथ ये हुआ था, जो अपने ग्रामर ग्रामर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें पूरा मेरा सेंटेंस सही था, लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, उसका उन्होंने आधा नंबर काट दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये अपने को बहुत ध्यान रखनी है, और यहाँ तो मैं बोल दूंगी ध्यान रखनी है, वहां मैं खुद ही नहीं रख पाई, क्योंकि वो प्रेशर, 3 घंटे का एग्जाम, सारे सब कुछ एक साथ, मुझे दिख रहा है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर गई 2 3 4 साल की, तो ये सारी चीजें दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं और वहां अपने मार खा जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा काम कंपोज रह के कोशिश करनी है, मैं खुद ही नहीं रह पाई, लेकिन आपको तो बोल रही हूँ रहना काम। ठीक है, तो ये न्याय अपनों ने कंप्लीट कर दिया। पहला कि ये अपनों ने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। ऑनलाइन वालों, न्याय के बारे में कहाँ से लिया बताओ आप लोग? रशिया से लिया अपनों ने। और जो हमारा भारत का संविधान है, मतलब ये प्रस्तावना एक तरीके से, मैं अगर मोटा मोटी बात करूँ तो ये भी बता रहे हैं ना कि गोल क्या है हमारे संविधान के। हमारे संविधान को जब हम बना रहे हैं तो उसके उद्देश्य क्या है कि हमें न्याय देने हैं, और कौन से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और हमने कहाँ कहाँ दिए। अब जैसे आपने बोला था व्यस्क मताधिकार, कौन सा आर्टिकल है व्यस्क मताधिकार? 326 के अंदर। तो वहां आप आर्टिकल आर्टिकल जहां आप लिख सकते हो ना, यहाँ नॉलेज दिखाओ ना आप अपनी, कि जितने आर्टिकल आप लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे आज अब मैंने आपको आर्टिकल बताया तो आपको लगेगा ना इसने पढ़ा है ना, मेरे को याद ही नहीं तो आपको लगा कि ऊपर ऊपर से पढ़ा है। तो आर्टिकल जहां आप लिख सकते हो जरूर से लिखो, भाग लिख सकते हो, अनुसूची लिख सकते हो, कहाँ से उठाइए ये चीज वो लिख सकते हो, वो बहुत बेसिक चीज है, वो अपने को लिखनी है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट कीवर्ड बताओ। स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता है?
विचार, अभिव्यक्ति, आगे जोर से बोलो, विश्वास, उपासना, धर्म, और कुछ है? यही है, ये स्वतंत्रता हमें लोगों को मिली है, बस इसमें तो यही पॉइंट लिखने अपने को, इसको हम ज्यादा डिस्क्राइब कर नहीं सकते। हाँ, कहाँ पे स्वतंत्रता अपने को संविधान में किस चीज के माध्यम से दी गई है? फ्रीडम, मूल अधिकारों के माध्यम से, ये चीज आप लिख देना। फिर इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 19 के अंदर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये चीज आपको लिखनी, मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स पे क्यों फोकस करवा रही हूँ कि 2 मार्क, मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि 2 नंबर में आया है, तो मैंने पहले तो ये पॉइंट लिख दिया, फिर मैंने लिखी कि हमारे संविधान में जैसे उदाहरण के स्वरूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंदर दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर अपने 2 मार्क्स में लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। समानता कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की, यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये कहाँ से लिए हमने समानता? फ्रांस की क्रांति से हमने। ठीक है, सबसे पहले तो यही पॉइंट, हाँ मतलब समानता या समता, इक्वालिटी वैसे, ठीक है, समता या समानता जो भी आप बोलो, एक इस इन जनरल एक ही चीज है। तो हमने फ्रांस की क्रांति से ये ली है, सबसे पहला पॉइंट ये लिख दिया। और कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? कोई आर्टिकल है? हाँ, और मेनली डीपीएसपी के अंदर भी अपने को दिया है, फंडामेंटल राइट में भी दिए कि सबको हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देंगे। ठीक है, एक प्रश्न आया हुआ है मैडम जिसमें स्वतंत्रता कौन से क्रम में है यूपीपीसीएस में, ये भी पूछा हुआ है। वैसे प्री में ज्यादा पूछते हैं, पर अपने इन्होंने हाईलाइट किया, तो एक बार अपने ये भी देख लेना आप लोग। यूपीपीसीएस में उन्होंने बोला है कि एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें क्रम में पूछा हुआ है, तो आप क्रम में उसको याद करना। अब वैसे करना भी अपने को क्रम में ही चाहिए, प्री में किसी में पूछ लिया कोई भी एग्जाम के अंदर, वो चीज। नेक्स्ट बोलो। बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, ये भी कहाँ से लिया है हम लोगों ने? ठीक है, आगे आगे की लाइन बोलो। हाँ मतलब इसके आगे का कीवर्ड बोलो। हाँ ठीक है, तो ये बंधुत्व अपने 2 मार्क में पूछा हुआ है, तो अपने को इस तरीके से बंधुत्व बनाना है, भाईचारा ऐसे हो कि इंडिविजुअल की गरिमा, डिग्निटी यानी व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, और उसमें फिर अगेन आप लिख सकते हो कि अखंडता शब्द जो है आर्टिकल 42 में जोड़ा गया, वो मूल संविधान के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के जो है अपनों ने लगभग डिस्कस कर लिए। और वो डेट वगैरह तो आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949, उसको मैं क्या मतलब डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, प्रस्तावना होती क्या है? मतलब क्या मतलब है, आप बताओ क्या है प्रस्ताव, एक लाइन में बताओ क्या है प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की झलक है, दर्पण है, आईना है, कुछ जो भी है। ये पहला पॉइंट है कि आप ये लोग याद कर सकते हो, इंट्रो में डाल सकते हो या कंक्लूजन में डाल सकते हो कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की झलक है या दर्पण है, आईना है। ठीक है, आप बताओ क्या है प्रस्तावना? हाँ कुछ भी आप बताओ, मतलब जो आपने पढ़ा है बुक से। ठीक है, के मुंशी ने कहा है कि ये होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जन्म कुंडली, जन्म पत्री है संविधान की। तो अब के मुंशी जी का जो एक कोटेशन है अपने सब याद कर लेते हैं, प्रस्तावना से कोई भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें कोट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई आप लोगों को अच्छी लाइन याद आ रही हो, इजी हो जो और फेमस हो, आपको याद आ रही है क्या? हाँ हाँ, कि भाई जो संविधान बना रहे थे उनके अंदर क्या थॉट्स चल रही थी, ये अपने लिख सकते हैं कि हाँ, ये तो अपने लेटर वो करेंगे, ये तो थोड़ा अपने वो कर रहे हैं, इंट्रो और कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं? जी, किसने कहा था? गोलकनाथ में। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहीं भी कोर्ट किया है किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो फंडामेंटल राइट के बारे में हो या फिर प्रस्तावना के बारे में हो, तो ये अपने को याद करना और वहां पे लिखना ये स्पेसिफिकली कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये लिखा है, तो वो एक अच्छा प्रभाव डालेगा। केस का नाम आप बता रहे हो, गोलकनाथ केस में ये बोला था क्या? हाँ हाँ, हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह। हाँ नहीं, मतलब कोटेशन बताओ आप क्या कहा था? हाँ, मूल आत्मा कहा था संविधान की। ठीक है, अब अपन हाँ, अब अपने इसकी फीचर्स याद कर लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, ठीक है, ये इधर ऑनलाइन से भी आ गए अपने पास। अब अपने थोड़ी बात कर लेते हैं, 10 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, प्रस्तावना क्या है, टिप्पणी करो। तो कुछ चीजें अपने पास होनी चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले जो प्रस्तावना होती है वो अपने मतलब ऐसा कहाँ पे प्रचलन था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि प्रस्तावना एक संविधान की होनी चाहिए। अपनी जो प्रस्तावना है, वेरी गुड, उद्देश्य प्रस्ताव से हम लोगों ने ली है। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पे भी 5 मार्क का आपको क्वेश्चन याद करना है। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, उद्देश्य मैंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने रखा, किस तारीख को पास हुआ, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अगर मान लो नहीं याद आ रहे तो प्रस्तावना के लिख देना।
क्योंकि थोड़ा बहुत ही अलग है, जैसे माइनॉरिटीज के बारे में और ये सब चीजें उसके अंदर एक्स्ट्रा से डाली हुई है, बाकी मोटा मोटी यही बात उसके अंदर कही गई। उसमें संपत्ति का अधिकार भी है, इसमें नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब आया, कब पास हुआ, किसने रखा, ये अपने को याद, ये 3 फैक्ट अपने को याद होने चाहिए। उसके अंदर की चीज याद करने का टाइम है तो ठीक है, नहीं तो जो प्रस्तावना का है वही लिख दो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये अपना हो गया, ठीक है। तो प्रस्तावना को हमने लिया था ऑब्जेक्ट, हाँ इन्होंने लिख भी दिया है, 13 दिसंबर 1946 को आया था और 21 जनवरी 1947 को, 22 को बोल रहे हैं लोग, 22 को पास हुआ था, हम 22 को सही बोल रहे हो आप, 22 जनवरी को ये पास हो गया था, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। और दूसरी चीज, अब अपने एक चीज हमेशा बात करते हैं कि क्या प्रस्तावना वाद योग्य है या नहीं है, यानी कि हम उसको उठा के केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी इसको परिवर्तनीय है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल है। तो इसको उठा के हमको, इसमें कोई पावर नहीं है, इसको उठा के हम बोलूँ कि मुझे न्याय दो, ये ऐसे नहीं बोल सकती। तो एक लाइन याद करनी है कि ये वाद योग्य नहीं है, या फिर ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या फिर ये जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक फैक्ट है जो अपने को डालना ही है अगर प्रस्तावना के बारे में बता रहे हो। अब इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट बताएगा, अगर आपको याद है कि कौन से केस में गए, LIC मामले में आप लिख दो, बहुत इजी है। LIC केस के अंदर ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रस्तावना है वो जस्टिसिएबल नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि प्रस्तावना के अंदर है क्या, संविधान। अब उसमें 2 चीजें पता चलती है अपने को। सबसे पहले तो प्रकृति क्या है अपने देश की, ये लिख दिया। नेचर, अपने देश का नेचर क्या है, क्या है अपने देश का नेचर, अपने ने पढ़ा था, संप्रभुत्व, लोकतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, ये सारी चीजें। तो अपने को क्या लिखना है, जैसे कि अपने ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रस्तावना के ऊपर। सबसे पहले अपनों ने इंट्रो के अंदर लिख दिया कि जो अपनों ने वो पॉइंट याद किए थे ना, दर्पण है के मुंशी, वो अपने कंक्लूजन में डालेंगे, वो अच्छा सुंदर लगेगा। यहाँ पे सीधा सीधा हम लिखेंगे जो प्रस्तावना है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, यानी उद्देश्य प्रस्ताव से आई थी, फिर ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब वाद योग्य नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या पता चलता है, तो हमारे नेचर ऑफ द नेशन, दूसरा हमारे जो लक्ष्य जो है संविधान को जो प्राप्त करें, उद्देश्य जो है। अब उद्देश्य कौन से वो फैक्ट्स सारे लिख दो जो अपने याद किए थे, कौन से थे, वो सारी चीजें अपने को यहाँ पे डालें। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट डालते डालते अपने यहाँ पे आ गए। अब मेरे को थोड़ा सा नॉलेज बताना है कि इसमें संशोधन के बारे में। तो अभी दीपक ने लिखा है कि बेरुआरी वाद में 1960 में ये बोला था कि इसमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा LIC केस के अंदर कि इसमें, और केशवानंद भारती केस में, मेन अपने को केशवानंद को हाईलाइट करना है। केशवानंद भारती केस में बोला कि इसमें बिल्कुल भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये 2 फैक्ट, एक तो अपने लिख देते हैं बेरुआरी केस, और दूसरा केशवानंद भारती। इसमें तो बोलते हैं कि हम संशोधन नहीं कर सकते, यानी हम अमेंड नहीं कर सकते, संशोधन नहीं हो सकता। और इसमें उन्होंने खुद ही के उसको चेंज कर दिया और बोला कि संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब संशोधन की बात आ गई तो अब लगा दो 42nd अमेंडमेंट है कि अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 3 शब्द जोड़े हैं, वो आप लिख देना, आपको याद है, ऑनलाइन वालों आपको भी सब याद है, इस बारे में मैंने लिख रही कि एक बार ही संशोधन हुआ है 42nd के अंदर, और 3 शब्द जोड़े हैं, वो चीज लिख दो, ठीक है। और बताओ, और इसमें क्या लिख सकते हैं अपने 10 मार्क्स के अंदर। हाँ, मतलब ये तो कंक्लूजन है, फैक्ट कुछ थोड़ी बच गया अब अपना। संविधान की व्याख्या करने के अंदर इसको यूज में से, मतलब कैसे लेंगे आप बताओ। हाँ, मतलब क्योंकि इसमें ज्यादा डिक्टेट नहीं किया हुआ ना, तो अपने ये पॉइंट शायद नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं किया हुआ प्रस्तावना में, सिर्फ पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फैक्ट वाइज तो ये कंप्लीट हो गया है। अब उसमें मान लो कोई एक आधी लाइन बच गई तो अपने से वो कोटेशन डाल सकते हैं। हाँ बोलो जी। हाँ, प्रस्तावना रूपी नींव पर संविधान रूपी भवन टिका है, क्योंकि सारी चीजें उन्होंने जो अंदर लिखी हुई है मोटा मोटी बाहर ही लिख दी। कुल मिला के अब हमें 2-3 फिलोसॉफिकल बातें करके इसको कंक्लूड करना है, जो भी आपकी पसंद की हो, याद हो पहले से या भी याद करनी है। ये पूरी हो गई प्रस्तावना। अब बताओ 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आएगा तो अपने डील कर लेंगे ना प्रस्तावना से। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। आपको याद हो गया, ऑनलाइन वालों याद हो गया क्या? आज इंग्लिश वाला एक भी नहीं दिख रहा मुझे ऑनलाइन के अंदर, सब भाग गए क्या? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना? मूल कर्तव्य ना। ठीक है, सबसे पहले तो मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य में 2 मार्क का क्वेश्चन क्या बन सकता है ना? स्वर्ण सिंह समिति बन सकती है। तो स्वर्ण सिंह समिति कब बनी थी, और उसके रिकमेंडेशन से 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और उसके अंदर आर्टिकल कौन सा जोड़ा? 51A आर्टिकल ये जोड़ दिया। और हाँ,
और स्वर्ण सिंह समिति ने एक ऐसी रिकमेंडेशन भी दी थी जो उसको नहीं एक्सेप्ट किया, कौन सी थी वो है? हाँ मतलब कौन सी दी थी? हाँ, एक स्वर्ण सिंह समिति के अंदर टैक्स को भी ड्यूटी के तौर पे जोड़ने के लिए कहा था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ, और इसको दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान उन्होंने किया था, तो ऐसा भी कुछ ऐड नहीं किया। और क्या? हाँ वो टैक्स वाला हो गया ना, मेरे ध्यान में तो ये दो ही आप जो बता रहे हैं। आप चेक कर लो एक बार अगर है आपके, है क्या आपके पास? मेरे पास है, मैं इंग्लिश का, क्योंकि जो चीज है वो तुरंत ही खत्म कर लेते हैं अपन। आप ऑनलाइन वाले कोई हेल्प कर सकते हो? हमारी स्वर्ण सिंह समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी उसमें से क्या एक्सेप्ट नहीं की थी, आप बता दो मेरे को। हाँ शायद मतदान, वर्मा समिति, मतदान मेरे को याद आ रहा था शायद। जो अनिवार्य मतदान है वो उसके अंदर था। तो ये तीन चीजें हमने एक्सेप्ट नहीं की थी। बाकी मेन चीज अपने को वही है कि क्या क्या उन्होंने बोला था। तो ये स्वर्ण सिंह समिति 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में। ठीक है, और हाँ ये भी पूछ सकते हैं। हाँ, झंडे के अपमान को लेकर। हाँ हाँ, ऐसे पूछ सकते हैं, तो मतलब थोड़े चांस कम है, बट ये अपने को याद होना चाहिए। 10 मार्क्स में अगर आएगा तो अपने को ये लिखना। ये मतलब ये भी वाद योग्य नहीं है। अच्छा, ये लिया कहाँ से अपनों ने? हैं, यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, और क्या याद आ रहा है? हैं, संशोधन तो 42nd। हाँ, क्योंकि अगर मान लो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाँ, सीरियल से अपने याद, आपको है क्या याद? अगर जैसे मतलब मान लो अपने को सारे के सारे नहीं याद तो भी, हाँ हाँ, उसमें 11वीं जोड़ी गई थी। उतना तो प्री में याद नहीं था अपने को 2018 में। नहीं, वो तो फिर गधा मजदूरी हो गई कि आप स्वर्ण सिंह समिति के सारे मेंबर याद कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अगर याद है, कभी पढ़ा है लिख तो लिख दो, वरना कोई जरूरी नहीं है लिखने का। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी। हाँ ये है, बाकी है ना, इसमें आपको शब्दशः रटने की जरूरत नहीं है। शब्दशः कैसे बोल रही हूँ, जैसे कि इसके अंदर कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो बहुत सारी है, जैसे अपने को याद होंगी लगभग लगभग सारी। जैसे इसमें हमने ऐसी भावना डाली है, संविधान का पालन करना, है ना, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का सम्मान करना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर रखना, एक्सीलेंस, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, यानी उत्कृष्टता की ओर हमें आगे बढ़ना। और क्या, और जो वो आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करना, है ना, बंधुता की भावना को बढ़ाना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक तो अपने कंपोजिट कल्चर को जो है प्रोटेक्ट करना, और वन्य जीव जो है उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये तो अपने को याद है लगभग लगभग, यही शब्द चाहिए अपने को उसके अंदर। हाँ, और लास्ट वाली जो है, जो बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता को जो है 6 से 14 वर्ष के लिए, उसके लिए। तो ये सारी चीजें अपने को मैं ये नहीं बोल एकदम वर्ड बाय वर्ड अपने को याद होनी चाहिए, लेकिन सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, और उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 51A के अंदर फिर A B C, ऐसे नहीं लिखना। अगर अपने को लिखनी भी पड़ गई उसमें, फिर वहां पे स्मार्टनेस ये दिखानी है। मान लो कि मुझे 11 याद ही नहीं है, तो आप ये डालो उसके अंदर, ये वाला पॉइंट, या तो ये बनाओ या फिर ऐसे तीर बना दो। क्योंकि अगर मैंने लिखने में ही उसको दिखा दिया कि 8 याद है मेरे को, तो वो तो उस हिसाब से नंबर काट लेगा, पॉइंट कोई गिनने नहीं बैठेगा। तो ये थोड़ी सी स्मार्टनेस वहां पे अपने को दिखानी है कि या तो इस तरीके से या फिर ऐसे तीर बना दो। वहां पे दिखाओ मत कि मुझे 11 आ नहीं रही, या मैंने 11 लिखी नहीं। वैसे आप 11 लिखोगे तो आपके लिखने में ही पूरा पेज खत्म हो जाएगा, उतना नहीं बचेगा। आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सारी दिखानी है, और उसमें कीवर्ड होता है मेन। जैसे आप वन और वन्य जीव को अंडरलाइन करो, है ना, हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अंडरलाइन करो, संविधान का पालन को उसको करो, और फ्रीडम फाइटर्स के जो विचार है उनको करने, उसको अंडरलाइन करो। है, हाँ, नहीं इतना स्पेसिफिक, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे ये लोग। ट्रेंड चेंज कर रहे हैं वैसा लिख सकते हैं, मतलब पर इसके अंदर नहीं जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। होता तो है, बट साइंटिफिक टेम्पर एक कीवर्ड है जो हम एग्जाम्स में यूज करते हैं, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आपको भी शायद है, और यूपीएससी में भी आज तक इन्होंने साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है ये नहीं पूछा। हाँ, उन्होंने ये जरूर पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, क्योंकि वो एक कीवर्ड है। तो ग्लोबल साउथ अलग चीज है, और साइंटिफिक टेम्पर एक अलग चीज है। जैसे रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, अब देखो ये सारी चीजें पता है किसके कीवर्ड है? लौकिकीकरण पढ़ा है आपने? उसके पॉइंट से ये, उसका मतलब क्या है कि आप जो भी चीज सोच रहे हो, है ना,
मतलब धर्म को अंधानुकरण आप मत करो। मतलब इन्होंने पूछा है कि साइंटिफिक टेम्पर 2 मार्क्स में आ सकता है क्या, तो मेरा ये मतलब मेरे ये निजी विचार है, कल को आ गया तो मुझे आप ब्लेम मत करना, पढ़ लेना इन्होंने बोला है तो। बट मेरे एक मानना है कि वो एक कीवर्ड है, मतलब एक ऐसा अच्छा शब्द है जो हमारे आंसर को हैवी बनाएगा, बट वो एक टर्मिनोलॉजी नहीं है पॉलिटी की। जैसे कि बंधुत्व एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने लिया है बाकायदा फ्रेंच रेवोल्यूशन से, उसके अंदर हमने उसके अलग अलग प्रोविजंस हैं जो हमने डिसाइड किए हैं। बट साइंटिफिक टेम्पर एक अच्छा कीवर्ड है जो अपने अलग अलग मतलब जो पेपर है उसमें हम यूज करेंगे तो अपने उसको हैवी कर देगा। बट उससे 2 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है साइंटिफिक टेम्पर, ऐसे मुश्किल है पूछना बहुत। हाँ, वो उसका मतलब तो यही होता है ना कि उसमें और अपने आगे मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे आपने बताया साइंटिफिक टेम्पर, इन्होंने पूछा कि मूल कर्तव्य प्रगतिशील है, यानी वो आपको आगे ले जाने वाली चीजें उसमें एम्फोसाइज की हुई है। उसमें 2 है मेनली कि स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, यानी उत्कृष्टता की ओर चलें, और साइंटिफिक टेम्पर जो है वो रखे। अच्छा, साइंटिफिक उसमें आप उदाहरण याद करो ना कि इसको प्राप्त करने के लिए या फिर इसके एसेंस हमें कहाँ मिलता है, तो वो इसरो का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसरो का हमेशा ये रहता है कि साइंटिफिक टेम्पर रखना है, हाँ, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। पर वो चीज ये है कि अपने को यूज कहाँ करनी है, क्वेश्चन कहाँ आ रहा है उसके ऊपर है। तो फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला मूल संविधान कर्तव्य में, हाँ, मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे, ये भी आप पहली लाइन लिख देना कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे से छूट गया था, दीपक जी थैंक यू। मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे, उसको हमने 42 ऐसे शुरुआत हम कर सकते हैं। फिर हम लिख देंगे यूएसएसआर से लिया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से लिया, ये हो गए। फिर अपने जो मूल कर्तव्य वो सारा लिखना है अपने को। फिर उसमें एक अमेंडमेंट हुआ था वो बताना है, जो उसमें 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि उसमें अगर जैसे और अपने को कहते हैं ना वे फॉरवर्ड, स्वर्ण सिंह समिति ने 3 और रिकमेंड किया था, इसको भी जोड़ा जा सकता है, या इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसको, जैसे कई तो आपने बताया था कि जैसे झंडे का सम्मान जो नहीं करता है उसके लिए अपराध, ऐसे 2-3 फैक्ट याद कर लेना, 2-3 जो भी अधिनियम बनाए गए हैं कि इसमें दंड देने के लिए, तो ये बनाए गए हैं, सभी के लिए भी बनाए जा सकते हैं ताकि इनका औचित्य पूरा हो जाए। तो इस तरीके से ये मूल कर्तव्य अपने को डील करें। हाँ, हाँ, सिनेमा घरों के सिनेमा हॉल्स के अंदर जो राष्ट्रगान बजता है और खड़ा रहना होता है ना अपने को, तो थोड़ा सा एसेंस वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। हाँ, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बिना अपनी ड्यूटी फुलफिल किए हम अधिकार की मांग नहीं कर सकते। अधिकार अधूरे हैं अगर हम हमारे कर्तव्य, हाँ, यहाँ पे आप कोई, हाँ बिल्कुल, ये कंक्लूड करना आप फिलोसॉफी से, क्योंकि कर्तव्य वाला थोड़ा है भी फिलोसॉफिकल, क्योंकि ना तो ये परिवर्तनीय है ना दंड मिल रहा, बस ये है कि अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी ड्यूटीज है जो हमें फॉलो करनी है। हाँ, अधिकार अपने आप फुलफिल हो जाएंगे। बहुत अच्छा कोटेशन है, मैं ऑनलाइन वालों को भी बता देती हूँ। आपका नाम क्या है? अभिषेक ने बताया है कि लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो लोगों के अधिकार जो है वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएंगे। गांधी जी का कोटेशन है, तो ये भी अपने लिख सकते हैं। एथिक्स में भी काम आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। ये 2 टॉपिक हो गए कंप्लीट। इसमें और कुछ बन सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? ऑनलाइन आप भी बताओ कि इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर। हम्म, हाँ, वो तो मतलब क्रिटिसाइज तो अपने कर ही देंगे कि भाई जैसे कि एक तो परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय में, हमने दंड नहीं इसके लिए बना रखा, तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को तो अवेयरनेस भी नहीं है इसके बारे में कि ड्यूटीज है भी क्या। अपने को भी तो सच बताए तो तभी पता चली, हाँ, कि अपने को भी तो तभी पता चला ना। कर्तव्य तो सबको पता है, चाहे वो अनपढ़ भी होगी, मुझे बोलने का, मुझे वोट देने का अधिकार है, ये सब उनको पता है, लेकिन उनको ड्यूटीज के बारे में नहीं पता। तो हमें और जागरूकता फैला। 3 पॉइंट याद करते हैं क्रिटिसिज्म में। सबसे पहले न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्रिटिसिज्म इसका ये हो सकता है कि इसके लिए कोई हमने वो नहीं बना रखे, दंड देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। जैसे अगर कोई, हाँ, वन्य जीव वाला हो गया, कंपोजिट कल्चर है, उसको कोई तोड़ रहा है, ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें दंड नहीं बनाए हुए सभी के लिए। तीसरी पॉइंट ये है अवेयरनेस का माहौल, ठीक है। 3 चीज हो गई। हाँ, ये विदेशियों के लिए नहीं है ये भी। मतलब क्रिटिसिज्म आप लिख दो अगर उन्होंने बोला है कि आलोचना करो, बाकी चला के अपने को क्यों आलोचना करनी है? अगर हमसे चला के बुराई नहीं हो, हाँ, 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 तो क्वेश्चन सिर्फ आलोचना पे नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ये विवेकाधीन है, ये भी अपने लिख सकते हैं कि ये विवेकाधीन है, कोई माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। हाँ, मान सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन है नहीं। हाँ, डायरेक्शंस दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये हम लिख सकते हैं। बट हम आलोचना की बात करें तो आलोचना तो अपने को, देखो आप बोल रहे हो ना कि 10 मार्क्स में सीधा ये कभी नहीं पूछेंगे, सिर्फ आलोचना करो। 5 मार्क में भी ये नहीं बोलेंगे। और मूल कर्तव्य की आलोचना ना करते हुए इसको थोड़ा सा अलग मोल्ड करके पूछेंगे, या तो मतलब अधिकार से रिलेटेड पूछेंगे। हाँ, ये प्रासंगिक ही नहीं है, ये पूछेंगे। तो उसमें पहले तो अपने को फैक्ट ही डालने हैं। इंट्रो में 10 नंबर का है ना, जो अपनों ने फिक्स कर लिया है कि मैं यही लिखूंगी या लिखूंगा, वो फैक्ट डालने हैं। फिर अपने को वो थोड़े से ड्यूटीज के बारे में बताना है, और वो एक तरीके से अपने कल्चर से भी तो उठी हुई चीजें है ना ये, कि भाई हम बड़ों का सम्मान करें, ऐसा अपना कल्चर होता है। भाईचारे की भावना रखें तो हम संविधान का सम्मान करें, फ्रीडम फाइटर्स के जो थॉट्स है उनका सम्मान करें, तो अपनी कल्चरल उसको भी फुलफिल करें। हाँ, ये आदर्श है, ये एक आलोचना हो सकती है कि ये आइडियल सिचुएशन है
ये इनको प्राप्त पूर्ण तरीके से ऐसे कुछ करने के लिए प्रोविजन नहीं बनाया हो। हाँ हाँ, ये है। मैं पूछा है मूल कर्तव्य में संशोधन है तो संविधान में कौन सी विधि का, तो ये तो नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से हो जाती होगी मिल सर, इसमें तो कुछ है नहीं स्पेसिफिक। हम्म, अगर आपको वो कमेटी का नाम याद है तो आप जरूर लिखना। आपको जो वर्मा समिति थी, जस्टिस वर्मा समिति की क्या रिकमेंडेशन थी? वही उन्हीं को आप, हाँ समिति यही से करेंगे जी। ठीक, चलो। हाँ पर अपने ये लिख नहीं सकते ना, ये चीज अपने को कॉपी पे नहीं लिखना ना, अपने को तो यही लिखना है जो अपने फैक्ट डिस्कस किए, रटना है और वो लिख देना है। एनालिसिस करने के लिए कुछ आएगा तो ये चीज नहीं आएगी, वो या तो फंडामेंटल राइट से कहीं टच करेंगे या फिर वही आलोचनात्मक टिप्पणी कराएंगे, तो वहां पे अपने थोड़ा लिख सकते हैं। वो भी एक तरीके से, अपने को बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में चलना है, और अगर फॉर्मल लैंग्वेज बनानी नहीं आ रही तो शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स में लिख दो, आधी आधी लाइन्स लिख दो। हाँ ये मतलब ये करो, क्योंकि जिसकी अगर भाषा चली सबकी नहीं अच्छी होती तो फिर अपने को फिर साइड कट लेना पड़ेगा। हाँ वो भी। हम्म हम्म, हाँ की पॉइंट, क्योंकि उनके पास की पॉइंट है, उनको लैंग्वेज से कोई लेना नहीं। वही। तो पॉलिटी का अपना दोनों टॉपिक खत्म हो गए, अब अपने एथिक्स पे आते हैं। क्या क्या था एथिक्स का टॉपिक बताना? मूल्य निर्माण है, उसमें परिवार, समाज और भूमिका। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछ लेंगे, अगर नहीं भी पूछे तो कहीं ना कहीं हम यूज कर देंगे। ठीक है, तो मूल्य तो अपनों ने पढ़ लिए होते हैं, मूल्य क्या होते हैं यहाँ पर, तो आप थे नहीं कल। हाँ मतलब मूल्य का संबंध इंपॉर्टेंस से है इन शॉर्ट। ठीक है, और जो आप बता मानवीय मूल्य बता रहे, मतलब जो आचरण को हमारे डिफाइन कर देता है। हाँ होते हैं। और आप बताओ, आपने पढ़ा है क्या परिवार से क्या मिलते हैं? नॉर्मल बता दो, नहीं पढ़ा तो क्या क्या सीखते हैं? मूल्य, वैल्यूज, कौन से? हाँ बड़ों का सम्मान करना है ना, ठीक है। दया नहीं, अपने को ये सब पॉइंट सीखने हैं। मूल्य पूछा है, तीन चीजों से हम लिखेंगे कौन से मूल्य मिलते हैं, तीन चार मूल्य लिखेंगे, वो याद करेंगे। दया, करुणा, त्याग, ये तो सारे माता जी से मिलते हैं, वही बता रहे हो। पिताजी वाले बताओ। हाँ साहस, साहस, एक एक करके बोलो। हाँ सहयोग की भावना, भाई बहन से। वही, इसको थोड़ा अपने वो क्लियर कर देते हैं ना, दया करुणा त्याग मम्मा को दे देते हैं, माता जी से मिलती है। ठीक है, साहस और पिताजी से एक और डिसिप्लिन है ना, अनुशासन, अनुशासन। ठीक है, जिम्मेदारी की भावना है ना, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता, सॉरी मैंने एक बार इधर लिख दिया, मैं मिटो दूंगी है ना, परायणता। ठीक है, ये पापा जी से मिलते हैं अपने को, पिता से। ठीक है, नहीं मतलब पर अच्छा आंसर नहीं माना जाता, बट अपने याद करने के हिसाब से लिख सकते हैं। और मतलब अगर अपने हाईलाइट कर दिया तो मतलब गलत तो नहीं है वो चीज, क्योंकि जैसे परिवार का है। हाँ 5 नंबर में तो हम लिख सकते हैं ना स्पेसिफाई करके, वो एक स्ट्रक्चरल आंसर हो गया, अपने को याद करने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैंने भाई से क्या। हम्म हम्म हम्म। हाँ मतलब वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, अगर उन्होंने सिर्फ पूछा है मूल्य तो अपने मूल्य लिखेंगे माता से पिता से, ये मतलब मेरा मानना है, आप चाहो तो उसमें अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर लास्ट में अपने 2 लाइन में विधि लिख सकते हैं कि कैसे भाई दंड पुरस्कार वाली हो गई, या मतलब हाँ कहानियां सुनाते हैं उससे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अपने तो जनरल आंसर याद कर रहे हैं है ना, जनरल आंसर याद करने का एक फायदा होता है कि अपने को अब क्या करना है, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना। जब भी क्वेश्चन आएगा जो हमें सीधा सीधा नहीं समझ में आ रहा, तो हमें बैक चलना है। बैक कैसे चलना है, देखो कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ गया है ना, आप जीएस 1 2 3 के बारे में तो जानते हो, GS 1 का कुछ 2 का मान लो, GS 2 का क्वेश्चन है ना। ठीक है, आपको पता है ना कौन से सब्जेक्ट है इसके अंदर, कौन से हैं? एथिक्स है, साइंस है और ज्योग्राफी। और इतना सीधे लोग हैं आरपीएससी वाले, तो उन्होंने तो यूनिट्स भी अलग अलग कर रखी है। अब आप GS 2 के फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन कर रहे हो है ना, तो आपको फर्स्ट यूनिट याद है,
फर्स्ट यूनिट के सारे सिलेबस आपको पता है, रटा हुआ है ना आप लोगों ने। तो क्वेश्चन आपको आपको डील करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है तब बता रही हूँ ये, बाकी तो आपको देखते ही चीज समझ में आ जाएगी। तो उसके अंदर से उस क्वेश्चन का कोई पॉइंट निकालना आप है ना, तोड़ना उस क्वेश्चन को, और आपको लग रहा है कि इस सिलेबस में कहीं ये फिट हो रहा है क्या, मैंने पढ़ा है या फिट हो सकता है क्या ये, वहां से आपको थोड़ी सी वो मिलेगी हिंट कि ये यहाँ पे फिट हो रहा है, तो अब मैं इसमें जो मैंने पढ़ा है, जैसे इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा है तो वो लिखाना। तो ये सबसे ज्यादा प्रायिकता आपकी बढ़ जाएगी कि वो सही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये मेन चीज है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको कैसे डील करना। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो पेपर आप लिख रहे हो आपको पता है उसका, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स है वो अपने को पता है ना। तो जैसे GS2 का फर्स्ट यूनिट का यानी एथिक्स का मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, एथिक्स का सिलेबस मुझे याद है ना, इसमें ये है ये है ये है, अपने एक एक दिन के टॉपिक भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। उसमें क्वेश्चन एथिक्स का ये मुझे पता है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, हवा नहीं लग रही क्वेश्चन की, लेकिन मैं याद करूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा है, क्या वहां पे मैंने कहीं पढ़ा है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं अब चलो वो भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो पढ़ी हुई चीजें यहाँ कहाँ फिट कर सकती हूँ मैं, वो वहां पे चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैंने यही मेथड फॉलो किया था, जब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था मैं बैक जाती थी तो कहीं ना कहीं वो फिट होता था और उसमें नंबर खींच के मिल जाते थे। मतलब जहां 0 मिल रहे थे वहां 2 तो मिले, 3 तो मिले, क्योंकि अगर मान लो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा है, ये तो पता चल गया ना इस मेथड से, चाहे मैंने उस दिशा में नहीं लिखा हो, लेकिन इस ये भी जो भी मेरा मटेरियल था उसका 1 नंबर तो देंगे वो। और यहीं पे बदलाव आता है, जब जो किसी को नहीं आ रहा वहां 1 नंबर खींच लेके आ गया। और प्री के अंदर तो आपने देखा ही है पॉइंटों की वैल्यू, मेंस में और भी खतरनाक होगी। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, जब आप देखोगे कि इस 0.5 की वजह से वो SDM बन गई, मेरे को कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिल गया, वरना मैं तो स्टेट सर्विस में आ जाती। फिर आपको अपने पेपर तो सारे ही पास करेंगे, फिर अपने को सब यही बोले, उनको खुशी, मतलब एक होता है ना ह्यूमन नेचर होता है, बहुत लोग खुश होंगे, कुछ होंगे ना खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बोलेंगे अच्छा ऐसे होता है, जैसे प्री तो है अभी मेंस थोड़ी होगा उसका, फिर बोलेंगे अभी मेंस हुआ, इंटरव्यू तो बाकी है उसका, खुद को सेटिस्फाई करेंगे। फिर इंटरव्यू भी मतलब कॉल हो गई तुमको, इंटरव्यू है मेडिकल में, निकाल देंगे उसको, टेंशन मत करो, आपस में चर्चा करेंगे, ये हुआ है मेरे साथ तो बता रही हूँ। फिर मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा तो बोलेंगे अरे उसको SDM थोड़ी मिला है, तो खुद को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो पॉइंट्स छोड़ना मत किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए, खींच के लेके आ जाना आप लोग, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि जो नहीं आ रहा क्वेश्चन उसको ऐसे हैंडल कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि हमारे पास पहले पेपर आ जाए, वो है। हाँ तो वो ये स्मार्टनेस होती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जब आप जॉब करोगे तो आपको कौन सा ये पेपर लिखने हैं, वहां पे स्मार्टनेस दिखानी है, वहां पे कोई रैंडम सी चीज आपके सामने, आप जो जब अपने जाते हैं ना फील्ड में, आपके कार्य क्षेत्र की होगी भी नहीं तो भी वहां पे आके लोग चिल्ला रहे होंगे, तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको। सबसे पहले तो यही कहोगे ना शांत हो जाओ, मैं करूंगी इसको, क्योंकि मेरा यहाँ मेरे आगे खड़े हो, ये पहली चीज होगी, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र का नहीं है। फिर आप खुद पता लगाओगे कि हो क्या रहा है। तो ये वही चीजें हैं कि मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कहाँ से, पर मैं पता लगाऊंगी कि मेरे को क्या लिखना है, ये वाली चीज, ठीक है। हाँ तो अपने वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। ये माता जी से पिताजी से हो गई, भाई बहनों से सहयोग की भावना हो गई, दादा दादी से क्या सीखते हैं, आध्यात्म सीखते हैं, हम धर्म के बारे में सीखते हैं ना। दादा दादी से क्या सीखते हैं, महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों की कहानियां है ना, और नैतिकता हो गई, धर्म, अध्यात्म, ये सारी चीजें हो गई है ना, ये सारी चीजें हमने घर से सीख ली, ठीक है। ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन हमें शब्द नहीं पता, आज हमें पता चल गया कि मेरे मम्मी पापा ने अलग से हमें सिखाया था, ठीक है। तो ये चीजें अपने को याद करनी है। अब मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, 3-4 मेथड याद करेंगे, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इतने ही लिखने का मौका मिलेगा वहां पे। पहला मेथड क्या है, दंड पुरस्कार, थप्पड़ मारी चॉकलेट दी, ये सारी चीज। तो थप्पड़ मारी चॉकलेट दी ये तो घर की बात है, लेकिन यहाँ दंड और पुरस्कार, ठीक है, ये अपने को लिखना है। भाई बहन से निस्वार्थ प्रेम भी हमें सीखने को मिला, मेरी बहन तो निस्वार्थ प्रेम नहीं करती, उसको तो बदले में चाहिए होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, मजाक की बात है। माता पिता से करुणा, पिता से कर्मठता, ठीक है, ये सब मेथड लिख सकते हो आप, जो भी ऑनलाइन हो ना मेथड, कौन से तरीकों से हम ये सीखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं, बच्चा खुद धीरे धीरे बड़ा होता है, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है, ठीक है। लालन पालन की विधियां हो गई, और एक लास्ट जो हम कहानियां सुनते हैं घर वालों से, वो हो गई। अब इसके अंदर जो भी है, मान लो 5 मार्क्स का था तो अपने को 3 तो मिल ही जाएंगे, ये है कि इसमें दे देंगे। हाँ इसमें आपकी हैंडराइटिंग कई बार पूछते हैं मेरे को, तो बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। आप अगर एज ए एग्जामिनर देखोगे ना तो अच्छी हैंडराइटिंग है, तो मतलब अच्छी हैंडराइटिंग मतलब आप पढ़ सको उस चीज को, ये नहीं है मोती से लिखने हैं, वो लिख नहीं पाएंगे इतना नहीं। तो हैंडराइटिंग साफ रखनी है, चीजों को, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे मैंने दया और करुणा लिखा, देखो दो तरीके, या तो मैं सीधा कीवर्ड लिख रही हूँ तो मुझे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, वो तो सीधा सीधा चेक कर देंगे। लाइन लिख रही हूँ तो मुझे उस दया को ऐसे ऐसे हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाईलाइट करना मत भूलना, अपने को लगता है इससे क्या होगा, इसी से ही सब होता है। जब वो स्कैन होके वो अपने को दिखती है ना कॉपी, बहुत ये चीजें ही सुंदर दिखती है उसके अंदर, ठीक है। मैंने कॉपीज भी बहुत सारी चेक की थी अलग अलग जगह, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने करी है कभी कॉपी चेक, करिए, फायदा मिलता है ना कॉपी चेक करने से, बहुत मिलता है। 2 फायदे मिलते हैं, सबसे पहले तो एग्जामिनर बन के पता चलता है कि
हम भी ये गलती कर रहे थे, तो ये नहीं करनी। जैसे कि आप बता रहे थे ना कि फिलोसॉफी, दार्शनिक, तो अगर आप साइंस में एक दर्शन की बात देख लोगे तो आपको गुस्सा आएगा। जैसे फिलोसॉफी, अगर पॉलिटी में अगर जहाँ जुड़नी है तो आपको लगेगा कि ये यहाँ मतलब नहीं था, मेरा मतलब मेरे को ये पढ़ना ही नहीं था, इसने पढ़वा दिया मुझे। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान है। तो अगर आपको कहीं भी मौका मिल रहा है कॉपी चेक करने का ईजी वे के अंदर, ठीक है, नहीं तो एक दूसरे की कर लिया करो आप लोग, उससे बहुत सीखने को मिलता है। हाँ, ये भी एक चीज़ है, पहले ये नहीं करते थे, अब इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट हो गए लोग। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए ज़्यादा ये, जैसे ये मार्जिन है ना, इन मार्जिन में अपने को कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, या चेक ही नहीं करेंगे ये लोग, इन्होंने रूल बना लिया है फिक्स। और पहले तो ऐसे होता था कि जैसे यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन कोई खत्म हो गया है तो यहाँ ब्लैंक होता था, अब इन्होंने ऐसी 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 शीट दी थी पिछली बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इस चीज को कि यहाँ नहीं लिखना है, तो जो अपने को लिखना है ना, जो अपने को जगह दी है उसी के अंदर फिट करना है अपने को, वरना बाहर का लिख दिया तो वो चेक ही नहीं करेंगे वो लोग, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वापस आ जाते हैं पॉइंट पे, ये मिटा दूं मैं। समाज से क्या क्या सीखते हैं अपन, ऑनलाइन वालों हेल्प करो मेरी, समाज से क्या क्या सीखते हैं आप बताओ, समाज से क्या क्या सीखते हैं? स्वच्छता सीखते हैं, स्वच्छता, सहयोग की भावना है ना, सहयोग, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, सहानुभूति, और बंधुता भी लिख सकते हैं अपन, भाईचारा है ना, भाईचारा लिख देते हो, हाँ, हेल्दी कंपटीशन लिख सकते हैं, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, इतना बहुत है। मेथड्स, विधियां समाज से सीखने की, सोशल मीडिया लिख सकते हैं, सामाजिकरण, धार्मिक कोई अनुष्ठान हो रहे हैं उनसे, मीडिया से, न्यूज़पेपर से, इन सब है। रीति रिवाज सबसे मेन है, क्योंकि मतलब ये पॉइंट सबसे ज्यादा मेन है, रीति रिवाजों से, रीति रिवाज हो गए, धार्मिक अनुष्ठान हो गए वगैरह, है संस्कृति, हाँ अपनी जो भी है सामाजिक रीति रिवाज वही हो गया, और सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, इन सब से, मूवीज, वेब सीरीज, कुछ नहीं आ रहा है तो अपने को ये भी लिख देना है। अच्छा हाँ, हमको नेगेटिव भी लिखने हैं ना, मम्मी पापा बुराई भी करनी है कि ऐसे लड़का लड़की में भेद कर देते हैं, ये भी सीखते हैं, यानी लैंगिक असमानता भी सीखते हैं। देखो अब ये वर्ड्स होते हैं, मैंने बोला लड़का लड़की में फर्क करते हैं, एक बच्चे ने ये लिख दिया कॉपी में, बात तो उसने सही लिखी ना, एक बच्चे ने लिखा लैंगिक असमानता, तो परिपक्व जवाब किसका है, लैंगिक असमान। तो कि अपने को जो शब्द हैं, अपने को समझने के लिए मैं ये समझ सकती हूँ कि लड़का लड़की में भेदभाव, नेगेटिव चीजें मैंने मम्मी पापा से सीख ली, लेकिन लिखेंगे तो हमें लैंगिक असमानता लिखनी है, और उसको हमें इलेबोरेट करने की भी जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर उसे पता है लैंगिक असमानता क्या होता है, तो हमें उसके अंदर नहीं जाना। अब हम शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, यहाँ से क्या क्या सीखते हैं हम। हाँ सबसे पहले, अच्छा हाँ, ये चीज इंट्रो के अंदर अपने भूल गए थे कि जो परिवार होता है, माता होता है, वो फर्स्ट गुरु होता है, ठीक है। प्रथम समाजीकरण इधर समाज में होता है, द्वितीय समाजीकरण उधर होता है, ये चीज हम अपने इंट्रो में डाल सकते हैं। जो यहाँ से नेगेटिव हम सीखेंगे, मतलब बताऊंगी मैं नेगेटिव, वो सारी शैक्षणिक संस्थान जो होती है, जैसे आज हम ये मतलब कास्टिज्म कोई ना कोई मानता होगा, चलो अपने नहीं मानते होंगे, अपने बड़े बूढ़े मानते होंगे, है ना, जो लड़का लड़की में भेदभाव वगैरह होते हैं, तो वो चीज हमें कहाँ पता चली कि ये गलत है। हम जब स्कूल कॉलेज के अंदर आए तो वहाँ हमें टीचर्स ऐसे मिले, या स्टूडेंट ऐसे मिले, या उनके घर वाले ऐसे मिले जो ये चीज़ नहीं करते थे, तब हमें पता चली। और अपने को सही गलत सब पता होता है, क्योंकि जब अब कुछ गलत हो रहा होता है तब अपने को उतना बुरा लगे ना लगे, सही होता है तो अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, तो वो अच्छी फीलिंग हमें वहाँ पे आई, तो हमने उस चीज़ को अडेप्ट किया। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि जो भी समाज से और परिवार से समाज की जो नकारात्मक मूल्य होते हैं उनको हटाने का काम करती है शैक्षणिक संस्थान। और क्या क्या सीखते हैं हम यहाँ पे, संवैधानिक मूल्य सीखेंगे, संवैधानिक, राजनीतिक, वेरी गुड मूल्य, और वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच, तार्किकता, तार्किकता, प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, अनुशासन, और टीम वर्क, टीम वर्क होता है ना, नेतृत्व की भावना, टीम वर्क, नेतृत्व, लीडरशिप, ये सारी चीजें, मतलब इसमें आप और ऐड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, मैं ये बता रही हूँ है। हाँ प्रशासनिक मूल्य तो नहीं सीखते स्कूल में, ठीक है, ऐड कर लेना आप अपने साथ, ठीक है जी। हाँ, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से सीखते हैं। इसकी विधि तो सीधी सीधी है, टीचर सिखाएंगे उससे, वही दंड पुरस्कार, सिलेबस जो अपना होता है उससे, उसके अलावा कल्चर कोई एक्टिविटीज होती है एक्स्ट्रा करिकुलर, उन सब से हम सीखते हैं ना, ये चीज हो गई। अब हम नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं, यहीं पे करें क्या, यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा। बताओ परिवार से तो नेगेटिव बहुत अपने बोल देंगे,
देखो सबसे पहले तो जातिवाद सीखते हैं हम, जो सबसे गलत है जातिवाद। अपने को जाति सिखाई अपने घर वालों ने पीछे नाम के लगा के, ठीक है। तो जातिवाद और भेदभाव, भेदभाव कौन से, लैंगिक भेदभाव लिख देते हैं ना, लैंगिक। और रूढ़िवादिता, क्या आवाज नहीं, अति आगे कर देता, अंधानुकरण बोल सकते हैं, अंधानुकरण, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, हाँ ये इसमें समाज के लिए छोड़ देते हैं, अंधविश्वास, ठीक है। अब समाज में भी कास्टिज्म तो ये भी सिखा ही रहे हैं, तो जातिवाद इसमें भी ऐड कर दो, सांप्रदायिकता। और बताओ बुराई समाज की, भ्रष्टाचार। लग गए जो ऊपर की कितनी कमाते हो, खुश होके पूछते हैं ना समाज वाले, क्यों, क्या ये अच्छी चीज है क्या? फिर भी अपने समाज ग्लोरीफाई करता है इस चीज को। दहेज में तेरे को कौन सा बेड दिया, कौन सी गाड़ी दी, ग्लोरीफाई करते, जबकि ये मतलब एक आप बताओ इलीगल चीज है, उसको हम कितना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, है ना। तो ये गलत चीज है, गलत तो गलत है, लेकिन फिर भी समाज ग्लोरीफाई कर रहा है। ऐसे बोलते हैं ना, सब चीज, सब गलत करने से सब कुछ गलत चीज सही नहीं हो जाती। आप हंस रहे हो, आप दहेज की बात अच्छा जातिवाद है, हाँ तो ये गलत चीज है। भ्रष्टाचार, ठीक है। और जातिवाद भी लिख दो, अलगाववाद, हिंसा तो ऐसे हिंसक समाज में तो नहीं रह रहे। और कुछ याद नहीं आ रहा, इतना अच्छा समाज है अपना। और मतलब टेररिज्म अपराध हमारा समाज थोड़ी ना सीख रहा, वरना अपने भी AK-47 लेके बैठे होते हैं यहाँ पे समाज ऐसा होता तो, ठीक है। तो लगभग ये मोटा मोटी, और अपने देख के आप नोट से लिख लेना। हाँ, क्षेत्रवाद कोई समाज सिखा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें नेगेटिव हमें समाज से मिली। शिक्षण संस्थाओं से क्या नेगेटिव चीज मिलती है हमें? बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकते हम, फिर भी कुछ इसकी नेगेटिव ये चीज लिख सकते हैं कि जो टीचर्स है उनका जो व्यवहार है आदर्श आजकल नहीं रहा उतना, है ना। हाँ मतलब आदर्श व्यवहार नहीं है टीचर्स का। हाँ एक मतलब ऐसे एक वर्ड में ले सकते हैं कि जो शिक्षक है उनका जो व्यवहार है वो आदर्श नहीं है। हाँ, शिक्षा का व्यवसायीकरण और रोट लर्निंग यानी रटने पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और परिणाम आधारित शिक्षा ज्यादा हो रखी है, मूल्य आधारित शिक्षा नहीं है ना। तो ये चीज है। एक तो लिखेंगे अपने कमर्शियलाइजेशन हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का, और बोलो परिणाम आधारित है, आधारित शिक्षा हो रखी है, मूल्य आधारित नहीं है, यानी वैल्यू ओरिएंटेड नहीं है। हाँ, और शिक्षा को हमने ये मान लिया कि बस जॉब लग जाए कैसे ना कैसे, बस खत्म शिक्षा वहीं पे। जबकि जो शिक्षा मतलब जो भी अपने चीजें सीखी है वो अपने को रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। 100% नहीं तो कम से कम 20-30% तो अपने को करनी चाहिए। आप लिख सकते हो, उसमें लिख सकते हो, लेकिन उससे मूल्य क्या मिल रहे हैं वो आप लिखो। आप बताओ मूल्य क्या मिल रहे, नई शिक्षा नीति जो है, क्योंकि अपने टॉपिक मूल्य का चल रहा है ना, तो उस हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि जैसे यहाँ पे अपने मूल्य पढ़ रहे हैं, और मूल्य में नई शिक्षा नीति से कौन सा मूल्य मैंने सीखा। जैसे एक मूल्य हम सीख सकते हैं उसमें वो है ना कि तीन भाषा फॉर्मूला, उससे हम एक तरीके से कि सारे स्टेट्स को एक साथ में उसको लिखेंगे कैसे एक वर्ड के अंदर, वो चीज़ है मूल्य। क्योंकि मैंने यहाँ मूल्य की बात हो रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, वैसे तो अपने को वो चीज़ों ने, बाकी अपने जो चीज़ें करी है बेसिकली वही चीज़ें हैं, उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करना है ना। यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान लग रही है, पर वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी तो अपने 2 ही दिन हुए हैं, 2 3 4 6 टॉपिक करे हैं, वो भी ढंग से अभी हुए नहीं, एक बाकी है। जब हम सारे टॉपिक करेंगे ना तो आगे आगे पढ़ा पीछे पीछे साफ, और सारा मिक्स होगा, है ना। नैतिक द्वंद, नैतिक दुविधा सब समान लगेगा अपने को नैतिक निर्णय भी वही है, वो सारी चीजें वही हो जाएगी। तो उसकी सोल्यूशन क्या है कि अपने एक दूसरे से सबसे ज्यादा पूछें। जैसे सामाजिक न्याय शुरू में अपने को कितना अब्रप्ट लगा था कि सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, बट अपनों ने 2-3 बार ढंग से बोला, फिर उन्होंने दीपक जी थे जो उन्होंने ऑनलाइन लिखा, तो एकदम क्लियर हो गया कि एक लाइन ही इसी पे मुझे फोकस करना है। तो इसलिए डिस्कशन के फायदे होते हैं कि अपने जितने ज्यादा डिस्कशन करेंगे उतनी चीजों की क्लैरिटी अपने को मिलेगी, ठीक है। अब हो गया नेगेटिव चीजें, विधियां हो गई कंप्लीट, कुछ बचा थोड़ी है। इधर क्या लिख रहे हैं, ईर्ष्या और अलगाव, मूल्य विहीन शिक्षा हो गई, हाँ वही वाली चीज, परिणाम आधारित हो गई है, मूल्य विहीन हो गई है, और स्थानीय भाषा से लगाव ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये चीज आपकी उन्होंने हाईलाइट करी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, शायद उससे कुछ आप रिलेट कर पाओगे, स्थानीय भाषा से ज्यादा लगाओगे, इसलिए त्रिभाषा फॉर्मूला हमने दिया है कि बाकी और 2 लैंग्वेज को भी आप पढ़ो, यहाँ पे आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट अपना, ये 3 ही थे इसके अंदर। अब आप डील कर लोगे, 5 नंबर में ही पूछेंगे
10 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बट उसमें फिर अपने को फैक्ट्स ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। तो मेरा यही मानना है आप 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर लेना, ताकि अपने टेंशन फ्री हो। इसको प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है, घर पे जाके लिख लो 10 मार्क के, क्योंकि मन में चाहे जो भी हो मेरे, पर वो कॉपी पे आता नहीं है। मेरा भी नहीं आता, आपका भी नहीं आता होगा, किसी का बहुत अच्छा आ जाता होगा, वो प्रैक्टिस से आता है। और शायद 5 से 10 मिनट लगते हैं एक आंसर लिखने में अपने को, ढंग से अगर पढ़ा हुआ लिखते हैं तो। आपको कितना टाइम, आपने लिख के देखा है क्वेश्चन, कितना टाइम लगता है? 4-5 मिनट में लिखते हैं। हाँ, अब याद ये वाला हो गया ना, तो अब आप लिखना 10 नंबर में इसको, क्योंकि अब एटलीस्ट इतना ही तो चाहिए ना। अब एक बार बताओ, वहाँ पे कोई 10 नंबर का क्वेश्चन हमें दे दे और मेरे पास में मैडम मोबाइल लेके खड़ी हूँ, मैं ये बोलूंगी मुझे 1 सेकंड के लिए दे दो, मैं उसी में लिख दूंगी पूरा आंसर। तो आप भी ये सोचो कि ये किताब इतना तो बहुत पढ़ लिया अपने, आधा घंटा बात कर ली इसके ऊपर। तो इसमें 10 नंबर का लिखो क्वेश्चन, वो आज मिलेगा उसमें होंगे ही, उसके अलावा भी आप लिखो उसमें। अब कौन सा टॉपिक है? राजस्थान वाला है ना। राजस्थान में एक तो राजवंश है और दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके ऊपर अब वही बात है, अब देखो मैं आपको लाइव बता रही हूँ कि एक तो एथिक्स अपनों ने एक टॉपिक किया, एक टॉपिक हमने पॉलिटी का किया, उसका वेटेज भी ज्यादा है ना, और वो चीजें सीधी सीधी भी है, और उसमें वेरिएशंस नहीं बनेंगे। जो अपनों ने अभी आज वाले 2 टॉपिक पढ़ी, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं पड़ेंगे, जो फैक्ट अपनों ने यहाँ रेडी किए उससे काम हो जाएगा। लेकिन ये जो राजवंश वाला टॉपिक है ना, ये बहुत लंबा है ना, और एक ही पॉइंट है इसमें, 2, 5 या 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, आजकल ले दे नहीं रहे, पर बनने को बन जाए। अपने ये नहीं सोच के चलेंगे कि इसमें से नहीं आएगा या कुछ भी बन जाएगा। तो अपने इसको स्मार्टली कैसे डील करेंगे, सब कुछ हम कवर नहीं कर सकते इसके अंदर से। तो क्या करेंगे, पहले राजवंश के नाम लिखेंगे, फिर उनमें मुख्य मुख्य राजाओं के नाम लिखेंगे। इवेंट्स तो आपको पता ही है, जैसे कि जो आपके नोट्स में हाईलाइट करके लिखे होंगे, जैसे देवारी समझौता हो गया, हुडा सम्मेलन हो गया, नागौर दरबार हो गया, है ना, राठौर सिसोदिया अलायंस हो गई। ये चीजें आप प्री पास करके आए हो, इतना मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये चीजें आप कर लोगे। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा है, ऑनलाइन में भी अगर किसी को लग रहा है कि इन टॉपिक में उनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी मैं ये प्रिपेयर करके जाती थी या फिर मैं ये प्रिपेयर करके जाऊंगी। जैसे मैंने तो पिछली बार दिया था तो इसी हिसाब से प्रिपेयर किया था ना, और उस हिसाब से वो चीज हैंडल हो गई थी। तो इसमें अपने को बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको पढ़ते रहो, है ना। तो कौन सा पहला राजवंश बताओ, कौन सा करें? मेवाड़ का करते हैं, मेवाड़ राजवंश है, ठीक है। मेवाड़ का टॉपिक बताओ कौन से सबसे, मतलब राजाओं की बात कर रहे हैं, राजवंश मतलब राजा की बात होगी। राजा बताओ कौन से इंपॉर्टेंट है जो मेरे को, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है राणा कुंभा। जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं ना हिस्ट्री वालों के, राजस्थान हिस्ट्री वालों में, उनमें भी सबसे ज्यादा बार राणा कुंभा को पूछा गया है। और उनकी जो स्पेसिफिकली जो साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां है ना, उस पर ज्यादा एम्फोसाइज किया है। तो अपने तो सारी याद कर लेंगे, सैन्य भी याद कर लेंगे, जैसे सारंगपुर का युद्ध हो गया, आवल बावल की संधि हो गई, चंपानेर का युद्ध हो गया। अब इसको कितना याद रखोगे मेंस के अकॉर्डिंग आप? तो मैं यही कहूंगी कि क्विक रीडिंग्स लगाओ, मल्टीपल, इतना ही याद कर सकते हैं। अब एक सारंगपुर के युद्ध को अगर मैं रटने बैठूं पूरे, उसके अंदर चंपानेर की संधि को अलग रटूं, आवल बावल की संधि को अलग रटूं, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वो ले जाएगा मेरा, और इतना आउटकम है नहीं। तो इसलिए जैसे राणा कुंभा लिख दिया, तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो उसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इनकी सैन्य जो उपलब्धियां हैं यानी मिलिट्री वाली, उसके ऊपर मेरी मर्जी के जो मुझे याद है पसंद की 3 पॉइंट मैंने लिख दिए। फिर साहित्यिक, ठीक है। इसके अंदर ये तो खुद बुक लिखते थे, कौन सी याद होगी प्री में, है खुदा प्रबंध, संगीत राज, मतलब इस तरीके में आपको याद है, मैं बता रही हूँ कि मतलब ये इसको लिख दिया आपने। फिर इनकी आर्किटेक्चरल, विजय स्तंभ को 5 नंबर में अपने को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसके अलावा वही श्यामल दास की जो वीर विनोद की बुक थी उनकी, उसके अनुसार उन्होंने मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण कराया। ये मतलब एक अच्छी लाइन है, क्योंकि देखो इतिहास के अंदर जब हम सोर्सेस को बताते हैं, यानी वीर विनोद एक पुस्तक है ना जो इतिहास का स्रोत है, जब हम सोर्सेस को कोट करते हैं तो एग्जामिनर खुश होता है। अगर आपके पास कोई अभिलेख का इनका है सोर्स, तो अगर उसमें कुछ लिखा है तो आप लिखो, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी जो है आर्किटेक्चरल, स्थापत्य जिसको बोलते हैं, इनकी जो स्थापत्य की जितनी भी अचीवमेंट्स है वो अपने को याद करनी है, कोई भी राजा होगा इनकी। फिर इंट्रो में आप क्या दोगे, इंट्रो में इनकी उपाधियां आप दे सकते हो, जैसे हिंदू सुल्तान बोलते थे इनको, चाप गुरु है, हाँ ये भी चीज हम लिखेंगे। इनके दरबारी विद्वान, वीणा बजाते थे ये। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप रीडिंग लगाओ 3, 4, 5 बार, और हम नाम डिस्कस कर लेंगे हर राजवंश के राजा का कि इन पे ज्यादा हमें फोकस करना है, उनके ऊपर 10 नंबर के हिसाब से अपने को याद करना है। तो ये सारी चीजें हैं। और लिखना कैसे है, अगर मान लो इनसे पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन ऐसे बन गया कि राणा कुंभा जो है उनकी सैन्य और साहित्यिक और स्थापत्य कला जो भी सारी पूछ ली उन्होंने,
तो आप सीधा सबसे पहले एक इंट्रो दे दो, इंट्रो के अंदर उनकी उपाधियां बता दो, और ये भी मेंशन करो कि ये मेवाड़ के कौन से गुहिल वंश, सिसोदिया वंश के वो थे, ठीक है, ये आपने इंट्रो में लिख दिया। फिर उसके बाद में अब सीधा आ जाओ साहित्य, पहले लिख दो सैन्य, सैन्य में 3 पॉइंट लिखती है भाई, ज्यादा होगी लेकिन 3 पॉइंट लिख के चलना है क्योंकि और भी लिखनी है। फिर साहित्य में खुद लिखते थे और सिर्फ शब्द शब्द लिख दो, ठीक है, क्योंकि वो कीवर्ड ही ढूंढेंगे इसके अंदर। फिर स्थापत्य के अंदर वो लिख दो कि पहले वो कोटेशन लिख दिया आपने, फिर आप बताओ कि कौन से दुर्ग का निर्माण कराया, विजय स्तंभ का निर्माण कराया। यहाँ पे आपको अंदर की जानकारी होना उतना जरूरी नहीं है, आप देखो तो सिर्फ शब्द शब्द लिखो और उन शब्द को क्या करो, हाईलाइट करो, ऐसे करो, तो वो देख के आपको एक जनरल मार्क्स दे देंगे। ये क्वेश्चन ऐसा होगा जो सब करेंगे इसको, तो इसमें से 10 में से 6 5 ऐसे नंबर मिल जाएंगे सबको। तो इसको ज्यादा बहुत ज्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, सबको इतने ही मिलेंगे, 5 6 फटाफट करना है और आगे चलना है फिर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब ऐसे अपने को डील करना है। और बताओ राजा मेवाड़ के और कौन से हुए? राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा को अच्छे से पढ़ना है अपने को, और खास करके जो उनके युद्ध हुए थे, खानवा के युद्ध हुए, ये सब है ना। फिर राणा प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध अपने को इसके अंदर पढ़ना है, दिवेर का युद्ध है वो पढ़ना है। तो मतलब ये अपने को अंदर से फीलिंग आ जाएंगी इंपॉर्टेंट क्या है। और बताओ राजा राज सिंह, राज सिंह मेरे ध्यान में यही है, आप बताओ और आपको क्या लगता है? जगत सिंह सेकंड, हाँ, क्योंकि वो चित्रकला के भी स्टूडेंट कर। राम सिंह सेकंड, चलो वो वैसे जयपुर वाले थे ना, वो तो राम सिंह सेकंड तो, हाँ है ना, राम सिंह सेकंड तो जयपुर वाले थे, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट राजा है। बाकी जैसे अभी तक अपनों ने प्रीवियस ईयर के देखे थे, तो एक तो मालदेव और वो उन्होंने पूछा था, और जय सिंह पूछा था, यानी अपने को तो इतने भी याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेवाड़ में तो खैर राणा सांगा, राणा प्रताप और कुंभा 3 मेन है, मतलब यहाँ तक भी आने की जरूरत नहीं है अपने को, बहुत टॉप टॉप वाले ही पूछेंगे। छोड़ दो तो छोड़ दो, वो फिर ये सोच के जाना कि वहां पे अगर कुछ आ गया तो जो प्री में पढ़ा था उस पर लिखूंगा, फिर नहीं पढ़ूंगा। हाँ छोड़ सकते हो, हाँ नहीं मतलब एक बार जैसे आज मैंने बोल दिया, तो जैसे आज मैंने बोला था ना पढ़ के आना, तो बस उतना पढ़ लिया हो गया वो। अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा क्या, पढ़ लेना, जैसे जो प्री में पढ़ा है ना वहीं से फटाफट देख लेना, तो मन में एक तसल्ली रहेगी कि मैंने राजवंश कर ली, बस और कुछ भी नहीं। और बाकी आपको कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही, क्योंकि इसमें अपना मैंने आपको प्रीवियस ईयर दिखाए थे, इसमें ऐसे रेंडम नहीं पूछेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा और कुछ नहीं, मैंने ये लिख दिया मेवाड़ के राजा थे, सिसोदिया वंश के थे, वही नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस रीडिंग लगा लेना है, ये करूँ। और बताओ नेक्स्ट राजवंश बोलो, आमिर है, मारवाड़, मारवाड़ ठीक है, मारवाड़ के बताओ। एक तो मालदेव जो क्वेश्चन पूछा हुए, मालदेव और चंद्रसेन, दो ही, और कुछ? हाँ महत्वपूर्ण नहीं, गुर्जर प्रतिहार तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं परमार नहीं, गुर्जर प्रतिहार। जब आप एमए के और इनके आप लोगों ने दिए नहीं, एमए के बीए के जो हिस्ट्री के एग्जाम्स होते हैं ना, उनसे गुर्जर प्रतिहार सबसे ज्यादा पूछते हैं, सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार तो अपने को पढ़ना है, हल्का सा बस रीड कर लो, उसके अंदर कौन थे, कहाँ से आए, उनकी उपलब्धियां। चांसेस बहुत कम है, क्योंकि देखो इतने सारे राजवंश है, इतने सारे राजा है, उनमें से एक पिक करूंगी तो प्रायिकता तो हल्की फुल्की तो अपने को पता है कितनी कम होगी किसी के भी आने की। तभी मैं कह रही हूँ एक रीडिंग लगा लेना, उससे काम हो जाएगा आपका। एक अब लगा लेना, और एक जब जाओगे ना उससे पहले बस ऐसे ऐसे पढ़ लेना, उससे हो जाएगा। बेसिक बेसिक चीजें भी लिख दी तो 1 2 नंबर तो खींच ही लेंगे अपन, 5 में से 10 नंबर में आने का तो थोड़े कम चांस है, ठीक है। चंद्रसेन हो गए, और ये 2 अपने को याद करने हैं। और देखो इसको क्या याद करना है, अभी क्या आता नहीं है आप लोगों को इसके बारे में, इतना तो आता ही है ना कि आप उसको हैंडल कर सको। बस ये है कि जब अब वहां पे ऐसा तो नहीं आएगा कि यहाँ किताब पढ़ी होगा वो वहां लिख दो, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। तो आपको क्या करना है, जो आया है उसको अच्छा लिखो, डेकोरेट करो उसको बढ़िया, और उसमें भी डेकोरेशन में भी टाइम नहीं लेना है, चलते चलते फटाफट उसको करना है, ठीक है। अब बीकानेर के राजा, बीकानेर राय सिंह, अनूप सिंह, हाँ, और गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी, इनके बारे में आता तो है ही, फिर भी एक रीडिंग और लगा लेना, क्योंकि ये चीज कॉन्फिडेंस दे देती है कि मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी। और अब अपने आमेर के यहाँ के राजा, जयपुर के बताओ। एक तो मान सिंह जी, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जो उतना जरूरी नहीं है, प्रताप सिंह, और ठीक है इतना बहुत है मेरे हिसाब से, ये 3। राम सिंह सेकंड लिख सकते हो आप, पर नहीं राम सिंह सेकंड में तक नहीं जाएंगे ये लोग, हैं नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो कोई भी जाएगा तो ऊपर से नीचे जाएगा ना, मतलब पहले तो राजवंश देखेगा, सबसे पहले तो मेवाड़ से देगा, मारवाड़ से देगा, आमेर से देगा, तो उसमें ये है देने के लिए तो वहां क्यों जाएगा। और वो लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं कि क्या दिया है आज तक, ठीक है। तो अगर उनको लगा मालदेव दे दिया तो चलो राय सिंह दे देते हैं इस बार, इस तरीके से चंद्रसेन दे देते हैं इस बार, ऐसे तो इतना डीप तो नहीं जाएंगे, पर फिर भी ये पढ़ लेना। और कौन से मेन तो राजवंश ही है, और गुर्जर प्रतिहार,
गुर्जर प्रतिहार, हाँ चौहान, चौहान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकी उत्पत्ति, वो तो फेवरेट क्वेश्चन, ये वही फिर से अगेन एमए हिस्ट्री बी हिस्ट्री में ये मेन टॉपिक होता है इन लोगों का, ठीक है। तो चौहान की उत्पत्ति ये अपने को पढ़ा है, ओरिजिन ऑफ चौहान। और उसके अलावा कौन राजा बताओ चलो। पृथ्वीराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, हाँ कीर्तिपाल तक, वहां तक नहीं जाएंगे। हाँ हमीर चौहान जा सकते हैं, हमीर तक, रणथंभौर वाला ना, ये चौहान के ही हो गए। गुर्जर प्रतिहार की थोड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियां अलग से पढ़ लेना, और कौन थे ये बेसिक से पढ़ लेना। मतलब आप नेट पे सर्च कर लेना गुर्जर प्रतिहार से मेंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वो गुर्जर प्रतिहार को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लगातार पूछ रहे हैं ये लोग एमए के बीए के एग्जाम्स में, तो हो सकता है मन कर गया किसी ने पूछ लिया। तो राजवंश से मेरे ध्यान में यार है, मतलब राजाओं के नाम पे फिर वो जो इवेंट्स हुए जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण के तौर पे देबारी समझौता हो गया, राठौर सिसोदिया अलायंस हो गई, नागौर दरबार हो गया, तो ये थोड़ा थोड़ा आप देख लेना। जो आप ये भी कर सकते हो, जो प्री के अंदर ज्यादा पूछते हैं ना ऐसे इवेंट्स, उनको ही आप 2-2 नंबर के हिसाब से तैयार कर लो, या 5-5 नंबर के हिसाब से तैयार कर लो, अगर मन है अच्छा इसको प्रिपेयर करने का। वरना जैसे कि आपने एक ऑप्शन दिया मैं छोड़ के ही चला जाऊंगा, तो हल्का सा देख के एक रीडिंग लगा के ही छोड़ना, एकदम खाली तो मत छोड़ना कि पूरा ही छोड़ दिया, एक रीडिंग तो लगा ही लेना। हाँ मेरे साथ हुआ है ये जो छोड़ते हैं ना टॉपिक, उसमें से ही आ जाता है, फिर बहुत बुरा लगता है। मतलब एक तो मतलब हम लोग पढ़ रहे थे प्री के लिए, तो जो पहला पेज नहीं होता उसके अंदर मैं मेरी फ्रेंड पढ़ रहे थे, मतलब पूरा अच्छे से याद कर लिया। फिर है ना मैंने बोला कार्य सहभागिता तक, तो उन्होंने बोला कि ये तो कभी नहीं पूछा, तो मैंने कहा ठीक है काटो। ऐसे मैंने उसको मिटो दिया, लिख के मिटो दिया, लिखा भी नहीं आगे, और वही क्वेश्चन आया था कार्य सहभागिता तक। तो ऐसा मतलब एकदम तो नहीं छोड़ना, क्योंकि पिछला पेपर देखा था तो उसके अकॉर्डिंग हम छोड़ नहीं सकते चीजों को, भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ 2 नंबर का 10 ओसिया के मंदिर, सूर्य मंदिर 10 में आ गया, तो उसको भी, उस सडन शॉक को भी झेलना है। ऑनलाइन में आप भी बताओ आपको राजवंश से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं, आप लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया राजवंश वाला, मतलब इसको इतना ही, मतलब इतना ही भाव देना है इसको। पोस्ट वो वाली जो है ना, वो आर्किटेक्चर में इंडियन आर्किटेक्चर एंशिएंट है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत, उसको तो हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं, अब आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, इसको अपने आप अच्छे से करना है ना। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है मैं बता देती हूँ। पहले तो उठाने हैं कीवर्ड 2-2 नंबर के हिसाब से, पिछली बार आया था ना ड्योटीदार वैसे, ठीक है। तो मेन पढ़ो, जैसे कौन से होते हैं मेन बताओ। वो जैसे 12 कोटड़ी व्यवस्था हो गई, ये एक कीवर्ड है ना। बिगोड़ी हो गया, ये कीवर्ड्स जो है ना उनके, घुघरी हो गया, लाटा कुंटा हो गया, ठीक है, रेक हो गया। ये मैं ना लिख इसलिए नहीं रही हूँ कि आप कोई से भी नोट्स या कोई से बुक्स उठाओगे ना, सब में सेम है, चाहे आप तो वो डोडीदार आपको दैनिक भास्कर में मिलेगा, गूगल करोगे तब है। अब हो गया, तो पहले नहीं होगा ना। मतलब वहां से आया था क्या क्वेश्चन, हो सकता है मेरे से चूक गया होगा, पर वो डोडीदार ऐसा नहीं था कि कोई गैस नहीं कर सके। हाँ अच्छा अच्छा करवाया था, सही है, पता नहीं। अच्छा रिसोर्सेज आप एक नोट्स कोई सा भी, जिस आपने प्री में कभी पढ़ा था ना, क्योंकि देखो रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमिक बुक होती है ना। नहीं सारा नहीं होगा ना उससे, आप खुद उठाओ, आप प्रीवियस ईयर उठाओ और हिंदी ग्रंथ अकादमी से उठाओ, तो खाली उससे भी नहीं होगा, क्योंकि हम्म 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 वहां पे तो फिर आप हैं, वो बता रहे हैं ना हिंदी ग्रंथ अकादमी से आया सीधी सीधी से, तो उसमें से, पर उसकी हाँ पढ़े हैं, पर उसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, पर 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा। और अपने चलो उसमें बुक में बहुत कुछ दिया और भी बहुत कुछ, पर अपने उनको पढ़ते ही नहीं ना। सूर्य मंदिर में अपने 10 के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ के जाते उसमें से, वो माइंड सेट तो वही रहेगा ना अपना। तब मैं बोल तब जी हाँ हाँ नहीं होगा। तो वहीं पे अब देखो, यहाँ पे सबके, आपने पिछले वाला किस किसने दिया था मेंस, अपने ना अपने सबने दिया था। सूर्य मंदिर देखते ही अपने सबका रिएक्शन एक ही होगा कि ये 10 नंबर में क्या गया। आपने 10 के अकॉर्डिंग तैयार करके गए थे क्या? हाँ वैसे ही किया ना, तो ये चीज देखो सबके साथ सेम ही होगी, तो इसमें डरने वाली चीज नहीं है। बस इसीलिए वहां पे आप कैसे हैंडल कर रहे हो चीजों को, वो चीज उसके अंदर आती है, ठीक है। अब प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो आपके नोट्स दिए हैं उसको ही आपको ढंग से पढ़ने, जैसे कि पट्टा रेक, भरतू रेक, ये सारी चीजें ना, तो ये 2-2 मार्क्स। 12 कोटड़ी के अलावा बताओ। सॉरी मैंने तो नहीं सुना, आपने क्या बोला था? अच्छा कोई बात नहीं।
अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ का एन लिया सर? जयपुर में, सांपर में। हम्म। तो ऐसा इतना नहीं पढ़ सकते, अगर आप उसी में रहोगे तो बाकी छूट जाएंगे। तो इसीलिए तो कहना है, कह रही हूँ कि जहाँ वेरिएशंस कम बने, जहाँ जहाँ सीधा सीधा सिलेबस से आए, अपने को उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था जो है, उसके अंदर सबसे पहले तो अपने को क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, चाहो तो वहां से पढ़ लो। चाहो जो अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है उसमें भी दिया हुआ है, वहां से पढ़ लो, उसमें काफी कुछ दिया हुआ है। राजस्व व्यवस्था अलग से दी हुई है, सैन्य व्यवस्था अलग से दी हुई है। या फिर आपके जो नोट्स हैं जो शॉर्ट एंड स्वीट है, उसको पढ़ लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आना होगा तो वहीं से आ जाएगा, नहीं आएगा तो 2 नंबर का 5 नंबर का छूट भी गया तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें 2 नंबर के होंगे ना, उसमें अपने को रिस्क रहेगा। 5 का और 10 का क्वेश्चन अगर बना तो अपने कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज लिखी हुई है, एक तो प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। तो प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था 5-5 नंबर में रेडी कर लो, आपके नोट्स में दी हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था में सारी वही चीजें आ जाएगी, जैसे मेवाड़ के अंदर क्या व्यवस्था थी, कोटा के अंदर क्या व्यवस्था थी, जैसलमेर में क्या व्यवस्था, जागीरदारी सिस्टम जो था, सामंतवाद था, वो कैसे बना, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। 5 मार्क्स के अंदर जैसे खाली विशेषताएं पूछ लेते, जैसे बोलते हैं ना, टेंट के समान थी हमारी सामंती जो व्यवस्था थी, और राजा तो समकक्षों में प्रथम होता था, यानी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होता था। तो ये सारी विशेषताएं जो आपकी, ये सभी में सेम लाइन, सबने एक दूसरे से कॉपी पेस्ट की हुई है। वही हिंदी ग्रंथ अकादमी में है, वही राजस्थान अध्ययन में है, और वही आपके नोट्स में है। तो उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो इससे आपको ये हो जाएगा कि जो क्योंकि ये सीधा सीधा दिया हुआ है कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, तो उसमें 2 मार्क के बनेंगे या 5 मार्क का बनेगा, 10 का भी दे सकते हैं, तो वो ईजी पड़ेगा अपने तो क्वेश्चन 10 नंबर का, तो उस पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। इसको दे सकते हैं, अगर टाइम देना ही है तो इसको देंगे हम। राजवंश तो जो प्री में पढ़े उसके भरोसे भी चल जाएंगे, तो चल जाएगा, एक रिस्क ले सकते हैं अपने। क्योंकि राजस्थान में और भी टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हस्तशिल्प हो गया, मेले त्योहार आ गए, इससे भी पूछेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, तो अपने कर देंगे उससे। खाली राजवंश उतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है कि पूरा पढ़ूं और 1 नंबर या 2 नंबर आए, और नहीं आए तो इतनी मेहनत की। तो ये सारी चीजें, और कुछ पूछना है आपको इन 3 टॉपिक्स में से, कुछ भी डाउट हो, या आपको लगे कि मतलब आंसर राइटिंग में कुछ पूछना हो कि कैसे करें अपने। हम्म। पैराग्राफ में कम प्रेफर करती थी, क्योंकि जैसे जो पढ़ता है ना पैराग्राफ, उसको बहुत जोर आता है। जैसे आप भी कॉपी चेक वगैरह आप लोगों ने की होगी, तो पढ़ने में बहुत जोर आता है। और वो लोग तो स्क्रीन पे पढ़ते हैं उसको, उनको आपको पता ही होगा, आजकल तो बहुत वीडियो वायरल भी हो रहे हैं कि उनको कंप्यूटर पे मिलती है वो चीज़ें, और उनके सामने आ जाता है क्वेश्चन, और फिर उसमें से उनको चेक करना होता है। और उनका भी मतलब हर बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं होती है, एक तो अपने बेड पे बैठ के कॉपी चेक करते हैं, वो एक टेबल कुर्सी पे करेंगे। तो मतलब कुल मिला के उनको ईजी चीज़ें हमें देनी है ना। और उनको, जी। हम्म हम्म हम्म। हाँ, देखो आपको पहली प्रायोरिटी किसको देनी है आंसर राइटिंग में? फैक्ट को देनी है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा, अगर आप 10 फैक्ट जानते हो ना, तो 5 लाइन में 10 फैक्ट कैसे घुसा सकते हो। पैराग्राफ में घुसा सकते हो तो पैराग्राफ में लिखो, पॉइंट्स में घुसा सकते हो तो पॉइंट में लिखो, और खाली छोटे छोटे कीवर्ड्स डाल के सिर्फ लिख लिख के छोड़ना है तो वैसे लिखो। क्योंकि मैं फिर से बोलूँ, लाइन्स का इतना महत्व नहीं है जितना कि आपने वो चीजें लिख दी। भाई अगर मान लो कि उसके पास एक कीवर्ड है जिसमें 4 चीजें हैं, और आपने 10 चीजें लिख दी, उसमें से 4 उसको मिल गई, तो वो आपको मार्क्स दे देगा वहां पे। तो पहली प्रायोरिटी देनी है कि फैक्ट्स, क्योंकि जो आरपीएससी का एग्जाम है वो फैक्ट बेस ही है। उसमें बहुत ज्यादा अभी तक एनालिसिस का पार्ट जरूरी होता है, तो वो करते हैं, पर वो भी फैक्ट से ही होता है ना। जैसे अगर आज मैं आपको एक लाइन बोलूं कि राजस्थान में इतने प्रकार के खनिज मिलते हैं, 57-58 प्रकार के खनिज मिलते हैं ना, एक मैंने आगे लिख दिया इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार, ये मैंने क्या दे दिया, एक उसको लेजिटिमेसी दे दी। ऐसे आप एक पॉइंट खींचोगे, है ना। जैसे मैंने आपने बोला कि मतलब मतदान का अधिकार भी उसमें होना चाहिए मूल कर्तव्य, एक आपने लिखा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी या वर्मा समिति की सिफारिश के अनुसार। क्या इसमें आपका नॉलेज तो झलक रहा है, और आपको पता है कि आप आपकी बात कोई क्यों माने, क्योंकि एक वर्मा समिति थी, उसने बताया, इसलिए आपने ये चीज लिखा। तो ऐसे आपको फैक्ट्स उसमें लिखने, अब चाहे आप उसको लाइन में लिखो, चाहे पॉइंट में लिखो, चाहे कैसे भी लिखो। हाँ, पैराग्राफ में अगर देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे मेरे साथ ये होता है कि बहुत फैक्ट है, तो अब चलने तो पैराग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चीजों को हाईलाइट करना जानती हूँ। जैसे कैसे हाईलाइट करूंगी, जैसे मैं इसे इसको बॉक्स में लिख दिया मैंने, तो आप लिख के देखना एक पैराग्राफ में, फिर ऐसे बॉक्स में डालोगे, इसको स्कैन करोगे ना, और देखोगे मैंने ये सारी चीजें करके देखी है, तो ये अलग से दिखेगा आपको। और जो एग्जामिनर है, क्योंकि अपने को भी क्यूरियोसिटी होगी ना किसको इसने गोला किया है, तो वो देख लेगा कि अच्छा इसको कीवर्ड पता है, तो फिर मार्क्स दे दो। ये चीज लाइन कर सकते हो, अंडरलाइन 2 लाइन, 1 लाइन, या फिर ऐसे ऐसे करके कुछ भी, सभी जगह तो ऐसे सारे डब्बे डब्बे बना दूंगी, उसको लगेगा खुद नहीं चेक कर लिया कॉपी। लगेगा ना। तो थोड़ा वेरिएशन वहां पे भी आपको देना होगा। ठीक है,
तो ये है आंसर राइटिंग। अपने को हमेशा यही मैनिफेस्टेशन करना है कि मैं वहाँ पे मेंस लिख रही होंगी तो मुझे ऐसे लिखना है, और लिखना भी है आपको। ऐसे ही कुछ भी उठा के लिख लो, जैसे आपने अपनों ने डिस्कस किया ना नीति निर्देशक तत्व, सॉरी ये मूल कर्तव्य, तो उसको लिखो ना आप 10 नंबर में, अभी लिख लो, रूम पे जाकर आलस मत करो, लिखो। लिखने से चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब पेन रुकती है तब अपने को पता चलता है मेरे को वहाँ याद था, अब नहीं आ रहा। वो जैसे अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे ना तभी चीज़ें टूटेगी। ठीक है, अब आपको टेस्ट दिलवा देती हूँ मैं, और अब देना है आपको टेस्ट। कुछ कहना है आपको? वो मेरे को है ना, मेरी 3 दिन क्या है ना, वो है ट्रेनिंग चल रही है, 10, 11, 12 आज की, कल की, तो मैं कहीं दूर से आती हूँ। 3 दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो आगे पीछे का, क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे, फी देंगे, मतलब मैंने उनको रोक रखा है कि मेरे बोलने के बाद ही है। हाँ हाँ, गड़बड़ लगी क्या आपको? अच्छा, नंबर है क्या? तो मैं उनको बोल दूंगी, क्योंकि मैं पहले ऐसा था कि मैं खुद ही करूंगी, मैंने ये बोला था, पर मैं 3 दिन बहुत एक्टिव हो गए, अभी भी मैं वहाँ से। हाँ मैं कर दूंगी, और अपने तो ज़्यादा लोग नहीं है, तो मैं पर्सनल भी आपको बता दूंगी, वो उसमें लोड मत लो। हाँ हाँ, और मैं ये भी कहूंगी कि वो कॉपीज आप एक आपस में एक दूसरे की करो, मैं सच बता रही हूँ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद करके दूंगी आपको, ये तो श्योरिटी। हाँ, और और देखो एक चीज मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी, आपको हम सब ने बोला पढ़ के आए, उससे एक अलग इफेक्ट लगा या नहीं लगा आप लोगों को? तो जो जितना ज्यादा पढ़ के आएगा ना, खुद पे मेहनत करके आएगा, तो ही इस क्लास में ज्यादा फायदा होगा। और दीपक जी को तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छी लाइन लिख रहे थे वो लोग। तो आप डेली आना क्लास में प्लीज, हमको अच्छा लगेगा, वैल्यू एडिशन लगेगा। ये वाला आज कितने देर हो गए? हाँ। हम्म। मैं तो जल्दी खींच, मैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ, आप बोलोगे मैं तो वैसे कर दूँ। ठीक है, 1 घंटा आप मुझे बाउंड कर देना, जैसे अपने उस चीज को फिर वही जैसे फिक्स कर लेंगे कि 15 या 20 मिनट एक टॉपिक का, उसमें जो मेरे को भी ऐसे रहेगा कि 20 मिनट में मुझे खत्म करना है। हम्म। वो पहले करूँ? हम्म। हम्म। अच्छा, एग्जॉस्ट। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है, आप भी बताओ। ठीक है, 1 घंटे का कर लेते हैं फिक्स डिस्कशन, और 1 घंटा राइटिंग। हम्म। ठीक है। सही रहते हैं। पहले करवा दूं क्या लिखने वाला? अच्छा, सॉरी, मैंने उनको बोला था कि 4:30 का, बट अच्छा, सॉरी आज के लिए, बट कल के लिए 4:30, और फिर होली के बाद से मैं 5 का ट्राई करूंगी, है ना? 5 का सही रहेगा, आपको भी, और आप लोगों को भी कुछ इंटरेस्ट। हाँ हाँ, ये सही कर सकते हैं। आपको कुछ चेंजेस चाहिए क्लास में? ठीक है, आपको आपको और आप जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हो ना, आप लोग बहुत इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये लोग तो फिर भी उस चीज़ को फेस करके आए हुए हैं ना। वो चीज़ आपसे अपने कितनी टेस्ट लिख ले आपको पता है, वो चीज़ एक अलग ही होती है जो उस एग्जाम के अंदर होती है, वो बहुत अलग होती है। हम्म। अच्छा, तो उस नहीं, उसके लिए क्या है कि आप है ना अपने रिसोर्सेज लिमिट कर दो बहुत। जैसे अगर मतलब ये होता है ना कि वहाँ पे चीज अगर हम रिसोर्स लिमिट कर देंगे ना, देखो चाहे मैंने कोई सी भी बुक से ये चीज पढ़ी हो, है ना, लगभग सब में चीज सेम है, ये अपने को पता है। अगर मैं एक ही बुक पढ़ूंगी तो मैं बार 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 उसको पढ़ूंगी, एक इमेज मेरी आंख में हो जाएगी, और चाहे आप लोग कुछ ही बोल रहे हो, मैं वो 4 शब्द ही बोलूंगी हमेशा कि मेरे को तो यही लिखना है, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आप उसको थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो। और एक आपकी मैं कॉपीज देखूंगी ना, तो उससे आप मेन तो वही है, कॉपीज से ही मुझे पता चलेगा कि मेरे को क्या नेगेटिव लगेगा। और हाँ, और आप लोग टॉपर्स की कॉपीज भी देखा करो, जो टॉपर की कॉपीज है ना वो देखा करो। जो क्वेश्चन टॉपर की कॉपी का देखने वाले हो, वो क्वेश्चन पहले खुद लिखा करो, फिर कंपेयर किया करो कि इसके और मेरे बीच में क्या कहता है। ये मतलब अपने बोल तो देते हैं पर करते नहीं। तो ये करो आप, अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है तो आपको ये करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।